नमस्कार. मी रत्ना दहिवेलकर पुणे. आजच्या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. मेरा मुल्क ही मेरी जान है. मेरा मुल्क ही मेरी जान है. इसकी रक्षा करना मेरी शान है. यही भारतीय सेना की पहचान है. यही भारतीय सेना की पहचान है. नमस्कार. आज 26 जुलै 22वा कारगिल विजय दिवस. या विजयी दिवसाच्या सगळ्या भारतवासियांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. एलिना इव्हेंट्स आयोजित संवाद पर्व एक मैफल गप्पांची या संवाद पर्वाचं हे 6वं पर्व. या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मी रत्ना दहिवेलकर मनापासून स्वागत करते. सखी परिवाराचे प्रणेते बोरिवलीचे विजय अमृतकर दादा आणि मेजर प्रतापराव भोसले यांच्या मार्गदर्शनातून आजचा हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे आणि म्हणून मी हा कार्यक्रम आपल्या समोर घेऊन येऊ शकत आहे. पहा, प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मान उंच करणाऱ्या महावीर चक्रानं सन्मानित होणारे कारगिलची विजय गाथा अशक्यही शक्य करणारे असे आपल्या भेटीस आलेले आहेत नायक दिगेंद्र कुमार आणि त्यांच्याशी आपण गप्पा मारणार आहोत आज आणि त्यांच्याच कडून कारगिल विजयाची अंगावर शहारे आणणारी शौर्य गाथा त्यांच्याच तोंडून आज ऐकणार आहोत. पहा, केवढं मोठं सौभाग्य आहे की आज जी व्यक्ती स्वतः तिथे जाऊन लढली आहे आणि तिने विजयश्री मिळवलेली आहे त्यांच्याच तोंडून आपल्याला हे ऐकायला मिळणार आहे. आणि यापेक्षा आज मोठं भाग्य आणि सौभाग्य असू शकत नाही असं मला वाटतं. तो देखिए ना, भारतीय सेना का हर एक सैनिक अपने देश और देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाता है. वो सैनिक देश की सेवा करने के लिए खुद के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचता. देश के सैनिकों के बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते. वो कड़ाके के ठंड में, धूप और बरसात में दिन रात सरहद की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सोते हैं. इतना जरूर कहना चाहूंगी कि धन्य इस देश की वे माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने युवावस्था में ही अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर कर अपनी देशभक्ति की मिसाल पेश की. भारत चीन युद्ध हो या फिर भारत पाक हो या कारगिल युद्ध हो या सीमा पार से छद्म युद्ध, भारतीय सेना पर हमें हमेशा गर्व रहेगा. आज 26 जुलाई 26 जुलाई 1999 में एक ऐसा दिन था जब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध जीता था. उसी वर्ष से भारत में इस दिन को कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है. इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने खराब मौसम परिस्थितियों में भी निडर रहकर उन्होंने दुश्मनों से वो लड़े और तकरीबन 2-2.5 महीनों बाद 26 जुलाई को ये युद्ध खत्म हुआ और भारत ने विजय पाई और तभी से ये दिन कारगिल विजय दिवस के नाम से हम मनाते हैं. और हमारी विजय उस दिन से वो हमें मिली थी. कारगिल पर बहुत बड़ा विजय हमें मिला था. तो दोस्तों, चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का. बस ऐसे ही दुश्मन के सीना चीरने वाले कारगिल जंग के हीरो दिगेंद्र कुमार, नायक दिगेंद्र कुमार, जो कि आज हमसे जुड़े हैं. देखिए, इंसान को मारने के लिए उसके सीने में धसी एक ही गोली काफी है. डर से कराहता तड़पता हुआ मरने लगता है इंसान, मगर जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पर 5 गोलियां खाकर उन 5 में से 3 गोलियां सीने में खाने के बाद, उसके बाद भी
कैसे बहादुरी दिखा सकता है। देखो ना, पौराणिक कथाओं पर कोई लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन तिगेंद्र सिंह, जो कि कोबरा के नाम से जाने जाते हैं, ये कोई पौराणिक कथा के पात्र नहीं है, बल्कि कारगिल जंग के वो जवान हैं जिनकी बहादुरी ने भारत में जीत का झंडा गाड़ा था। 3 जुलाई 1969 को राजस्थान के सीकर जिले में जन्मे दिगेंद्र जी 1985 में सेना में भर्ती हुए। उन्होंने कारगिल युद्ध के समय जम्मू कश्मीर में तोलोलिंग पहाड़ी की बर्फीली चोटी को मुक्त करवाकर 13 जून 1999 की सुबह 4 बजे तिरंगा फहराते हुए भारत को प्रथम सफलता दिलाई, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। इस ऑपरेशन में, कारगिल के इस ऑपरेशन में भारत के बहुत सारे जवान शहीद हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान फौज का डटकर सामना करने वाले रिटायर्ड फौजी दिगेंद्र कुमार भी थे। इन्होंने 48 पाकिस्तानियों को मारकर तिरंगा फहराया था। तोलोलिंग के इस शिखर पर आज इस विजय गाथा को 22 साल पूरे हो रहे हैं और एकमात्र ये जिंदा महावीर चक्र से सम्मानित हुए नायक दिगेंद्र कुमार जी अपने साथ है और उन्हीं की जुबानी ये वीर पराक्रम हम आज सुनने जा रहे हैं। तो दिगेंद्र जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जय हिंद सर। दिगेंद्र कुमार, जय हिंद। दिगेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले से शुरुआत करते हैं सर आपसे बात करने के लिए। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे पता है कि आपसे कुछ सवाल करने उतनी मैं बड़ी नहीं हूँ, लेकिन हमारा ये है कि आपका जो भी काम है वो लोगों के सामने आए और हमारे देश के बच्चे बच्चे तक ये काम पहुंचे और उन्हें आपसे प्रेरणा मिले। तो मैं पहले से शुरुआत करना चाहूंगी कि आपने आर्मी कब ज्वाइन की? मैं 3 सितंबर 1985 को झुंझुनू कर्नल करमजीत सिंह सरदार जी थे, उन्होंने मुझे सेना में भर्ती किया था 3 सितंबर 1985 को। और मेरे पापा जी खुद मुझे लेके गए थे भर्ती कराने के लिए सेना में। और उन कर्नल साहब को मेरे पापा ने बोला कि कर्नल साहब मेरे बच्चे को भर्ती करो। तो वो कर्नल साहब बोलते कि बाबा आपके बच्चे में क्या खूबी है जो हम इसको सेना में भर्ती करें। तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि अगर आपने यहाँ कितने बच्चे भर्ती होने के लिए आए हुए हैं? बोले यहाँ तो हजारों की संख्या में है। बोले हजारों की संख्या में अगर मेरा बच्चा नंबर 1 पाता है तो आप सेना में लो, अन्यथा मत लेना। ये बातें मेरे पापा ने कही थी 3 सितंबर 1985 को सुबह 11 बजे। और उसके बाद में बोला आपका बेटा इतना तगड़ा है, फिजिकल फिट है और गेम खेलता है? बोले हाँ जी, मेरा बेटा रेसलर है और अपने वेट से भी डबल कैटेगरी को ये मात दे सकता है, ये मुझे यकीन नहीं पूरा विश्वास है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके बेटे की अभी करामात देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे जो बीम होती है वो बीम के ऊपर लगाया। तो उन्होंने बोला कितनी बीम काटोगे? मुझे सर मैंने तो गिनती नहीं करी, मैं तो प्रैक्टिस करता था। जब मैंने 35 बीम काटने के बाद बोला आपने 35 बीम काट दिए हैं और कितनी काटोगे? मगर सर वार्म अप हो गया और भी काट सकता हूँ। बोले हमारे पास समय नहीं है, डाउन हो जाओ आप। 35 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका, आप डाउन हो जाइए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप तो रेसलर है। मगर जी मैं रेसलर हूँ और सबसे कम उम्र का राजस्थान केसरी का खिताब जीता था मैंने सन 1985 में ही, मतलब अक्टूबर के अंदर। ये वो सॉरी अक्टूबर में नहीं, मतलब वो जनवरी में। तो उसके बाद में मैं सेना में भर्ती हो गए और मुझे वॉलंटियर रेजिमेंट दिया गया। वो बोले आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं बोला सर मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो उस समय मैं रेजिमेंट नहीं जानता था कि राजरीफ रेजिमेंट अलग है, जाट अलग है, कमाऊ कनेडियर जो भी रेजिमेंट है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था।
और उसके बाद मैंने दिल्ली जाना पसंद किया कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो बोले बेटा रेसलरों की बेलू तो जाट सेंटर बरेली में होती है, आप वहां जाइए। मैं कहा नहीं सर मैं दिल्ली जाऊंगा। बोला रे तू जिद्दी कर रहा बच्चे, तेरी जिद्दी को मैं पूरी करता हूँ और आपको दिल्ली भेजता हूँ। दिल्ली जब मैं सेंटर में गया तो वहां काफी पहलवान थे, इकट्ठे हुए थे। एक राजस्थान केसरी पहलवान नाम का, एक दिगेंद्र नाम का एक लड़का है, तो उनके साथ मेरी फाइट हुई। और फाइट में भी मतलब तकरीबन पहलवानों को मैंने अपने दाव पेच दिखा के और उनको बताया कि हाँ कुछ दम है। तो वो बोला लड़का अच्छा है, बहुत अच्छी रेसलिंग करता है, चलो इसको कुश्ती टीम में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद मुझे कुश्ती टीम में लिया गया। सेंटर के अंदर रिक्रूटिंग के दौरान मैं बेस्ट कैडेट रहा था अपने उस कोर्स का, जो 8 नंबर कोर्स था उसका बेस्ट कैडेट रहा था मैं 86 के अंदर। और उसके बाद में मेरी बटालियन के एक सुबेदार साहब थे, वो सेंटर में थे, उन्होंने बोला ये लड़का मैं लेके जाऊंगा दो राजरीफ में। उन्होंने सेंटर कमांडेंट से रिक्वेस्ट करी, उनका नाम था सुबेदार जय सिंह साहब। तो वो सेंटर कमांडर बोला सर ये रिक्रूट ये जो सिपाही अभी अभी बनाया दिगेंद्र कुमार पहलवान, इसको मैं मेरी पलटन में ले जाना चाहता हूँ। बोले भाई यार क्यों, इसमें इतनी क्या खूबी है? बोले सर मेरे ये लड़का भाग गया, यानी मुझे पसंद है, मेरी बटालियन में मैं ले जाना चाहता हूँ। बोले ओके जय सिंह साहब आप पुराने आदमी, आपकी बात को मैं मानता हूँ। और उन्होंने मुझे टू राजरेफ में रिकमेंड कर दिया। जब हमारी बटालियन टू राजरेफ जम्मू कश्मीर में तैनात थी उस टाइम पे, मैं गया वहां पर। और वहां जाते ही मैंने सबसे पहले मेरे सीओ साहब का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू होते ही वहां 2 कंपनी जाट और 2 राजपूत कंपनी होती है हमारी बटालियन में। तो वहां सुबेदार जय सिंह साहब बोलता है साहब मेरी चार्ली कंपनी है, इसको चार्ली कंपनी में ले जाऊंगा मैं इस रिक्रूट को। तो दूसरी कंपनी के सुबेदार साहब थे, बोले नहीं सर मेरी डिफिशिएंसी ज्यादा है ब्रो कंपनी की, मैं लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी लाइफ के अंदर टू राजरीफ के अंदर जैसे गया तो मुझे टोकन सिस्टम उछाल के ने और कंपनी बांटी गई थी। यानी कि मैं अकेला था रिक्रूट, दो एक कास्ट के 2 बंदे नहीं थे, एक ही गया था मैं पोस्टिंग। तो जब 2 कंपनियों में ऐसे होगा कि ब्रो चाहती है मैं लूं और चार्ली चाहती है मैं इसको लूं, तो उस टाइम पे मेरा नाम लिखा गया वो ब्रो और चार्ली। तो चार्ली मतलब चैंपियन कंपनी थी उस जमाने में और आज भी है। तो चार्ली कंपनी के अंदर जैसे मुझे डिटेल किया गया, वो जय सिंह साहब मुझे उठा के ले गया, मेरे बेटे तुझे चार्ली कंपनी में तेरा स्वागत है। उसके बाद चार्ली कंपनी से ही मतलब मैंने आरसीएल 106 mm आरसीएल गन का प्रैक्टिस करी और उसके अंदर डिवीजन के अंदर पल्ला गोला हिट कराया, जिसे हमारी बटालियन फर्स्ट हुई। उसके बाद में मेरी बटालियन में मुझे सब नाम से जानने लगे, यार दिगेंद्र एक लड़का है नया, रेसलर भी है, कबड्डी भी खेलता है, कुश्ती भी करता है, मतलब हर गेम में अच्छा लड़का है और इसको चार्ली कंपनी में है वो। तो पूरी बटालियन के जो 800-900 आदमी थे वो सभी मुझे जानने लगे। उसके बाद में जैसे ही हमारी ग्रुप की दूसरी कंपनी थी, जो मतलब दूसरी बटालियन थी जो श्रीलंका चली गई थी उसके बाद में, तो उस टाइम पर हमारी कंपनी की एक प्लाटून थी जो मेरी प्लाटून थी 8 प्लाटून, उसको श्रीलंका भेजा गया, उसके अंदर मैं भी गया। और वहां श्रीलंका में गए तो वहां एलटीटी से हमारा सामना हुआ और काफी मतलब इस प्रकार से लड़ाई लड़ी। और श्रीलंका में भी मेरी कंपनी और मेरी प्लाटून मेरे साथियों ने, या मान लो मैंने वहां पर अच्छा काम किया। और जनरल कलकट का मैं बॉडीगार्ड था, उसने मेरा कोड नेम रख दिया कोबरा, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड था मैं। और एक एलटीटी ने पुलिया के नीचे से ऐसे ग्रेनेड फेंका और उसको मैंने कैच किया, कैच करते ही एलटीटी को वापस मारा। मारने के बाद में एलटीटी की गर्दन यहाँ से उठ गई, एलटीटी खत्म होगा और हमने गाड़ी को दूर रेस किया। और उसके बावजूद वहां जनरल कलकट साहब ने वो ग्रेनेड कैच करते हुए और फेंकते हुए मेरे को वापस देखा। तो बोले इस बच्चे का क्या नाम है? बोले सर ये दिगेंद्र कुमार है। बोले दिगेंद्र कुमार नहीं, इसका नाम तो कोबरा है। अब मैं कोबरा समझता नहीं, मैं कोबरा कोई बड़ी उपाधि होगी, मुझे नहीं पता था कि काले सांप को कोबरा कहते हैं। भाई कोबरा सांप का नाम होता है। जब बोलो मुझे सर कोबरा का मतलब क्या होता है? बोलो कोबरा का मतलब होता है कि फाइट एंड डेथ। तो मुझे सर मेरे पर लगाया, बोले तेरा वो सूता अटैक एंड फिनिश, यानी कि एंड टू एंड इतने काम कर दिया इसलिए तेरा नाम कोबरा रखा बेटा मैंने। तो मेरी बटालियन वहां कोबरा कोबरा नाम दे करके मेरे को श्रीलंका में 18 महीने में बढ़िया काम करके वहां से हम आ गए। आने के बाद में
मेरी बटालियन वापस मैं जम्मू आया। जम्मू के बाद में हमारी बटालियन कई गेमों में खेलूं में हमने सर्विसेज तक मैंने गेम किए, अच्छा खेल कर। उसके बाद में मेरे को मौका मिला 93 के अंदर कुपवाड़ा में जाने का, तो वहां मैंने उग्रवादी मारे। तो वहां मेरे कंपनी कमांडर मेजर उत्तम दीक्षित को सेना मेडल, मुझे चीफ परमिशन कार्ड से हमारे को सम्मान किया गया। उसके बाद इसी खुशी में मुझे ब्लैक हेड कमांडो दिल्ली में भेज दिया गया। और दिल्ली के अंदर जैसे ही मैं ट्रेनिंग पूरी करी कमांडो की, वहां भी मैं बेस्ट कमांडो और ऑप्टिकल का रिकॉर्ड बना के और एनएसजी में मतलब सेलेक्ट हुआ था ब्लैक हेड कमांडो में। उसी दौरान हजरत बल के अंदर हमारे बटालियन कमांडर थे कर्नल साहब, तो वो मतलब दौलता, कर्नल बीएस दौलता साहब थे। तो उनके पास में मैं पीएससी गन को इस प्रकार से लगा रहा था हजरत बल की एक झांकी के अंदर। तो बीएस दौलता साहब, कर्नल बीएस दौलता बोलते हैं, बेटा इस झांकी में तुझे अगर कोई उग्रवादी अगर नजर आता है तो गोली मारना। मगर सर उसमें तो दिख रहा है। बोले बेवकूफ मारता क्यों नहीं। और मैंने उसी टाइम गोली दबाई तो उग्रवादी के यहाँ सिर में हेडशॉट गोली लगी और वो 144 उग्रवादी सिलेंडर होके बाहर आ गए। हम वापस गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट आए, दिल्ली आ गए। उसके लिए मुझे फिर चीफ परमिशन कार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद में हमने कई ऑपरेशन करे छोटे छोटे, जो आज उसके बाद में आपको मैं ले जाता हूँ सीधा कारगिल पे। अगर उससे पहले अगर आपको, सर हाँ जी, हाँ हम वहाँ पे जाने ही वाले हैं। लेकिन जैसे कि आपके पिताजी ने आपको ये भर्ती करने के लिए आपको लेके गए, तो जी जी आपके पिताजी भी आर्मी से ताल्लुक रखते थे? जी जी, मेरे पिताजी के 5 गोली लगी थी 1948 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में। और वो बुलेट था पाकिस्तान का, वो यहाँ रखते थे सांस की नली के पास में। और वो कभी भी मैं बचपन में उसको ऐसे पकड़ लेता था तो बोलता बेटे ये दुश्मन की गोली है। वो पापा दुश्मन क्या होता है। बोले बेटा जब तू फौज में जाएगा जब पता चलेगा दुश्मन क्या होता है। अच्छा, तो वो आपको ये पिताजी से ही ये सब नहीं, सीख मेरे पापा मिली है? मेरे को बचपन में मेरे पापा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बचपन में एक दिन मैं छोटा था तो खाने पीने का बचपन में शौकीन था, क्योंकि ऐसे गोलमोल था कहने मतलब बॉडी से। तो उसी टाइम मेरी माँ ने एक दिन मुझे घी नहीं डाला। घी, आप घी समझते हो ना, जो छाछ लस्सी के अंदर से मक्खन निकालते हैं, हाँ, जी, 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 पता है। वो वो रोटी पे धर के खाता था मैं बचपन में। तो एक दिन मेरी माँ ने बोले तू कुछ नहीं करता, तेरे को नहीं डालूंगी घी, तो वो काम में बस थी। तो मैं रूस के ने बैठ गया साइड में ऐसे। तो पिताजी आए, बोले अरे तू दिगा दिगा, मेरा नाम शॉर्ट में बोलता था, दिगा दिगा, दिगेंद्र नहीं बोलता, दिगा रूस कैसे गया बेटा। मैं को माँ घी नहीं गाली पापा। बोलो घी खा करके क्या करेगा। मैं को मैं भैंसा की खुट्टी पाड़ूंगा। बोलो कैसे। मैं को बच चल देसी। यानी कि बचपन में आप भैंसा सांड समझते हो, बहुत ताकतवर होता है और उसको बांधने की जगह को खूंटी बोलते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में। तो उन्होंने बोले भैंसा ही खूंटी पाड़ेगा तू। मुझको हाँ पक्का पाड़ूंगा। बोले कैसे। मुझको बच चढ़ दे। अरे बोलो दिखा कि मैं इसको घी गाल। बोले ये बहुत तगड़ा पहलवान बनेगा एक दिन। तो ये मेरे पापा की बचपन की यादें थी। फिर कभी कभी मेरे पापा कहता था मुझे, वो हमेशा किताबों का अध्ययन करते थे। महर्षि दयानंद की किताब उनको सत्यार्थ प्रकाश कष्ट याद थी। 4 वेद 6 शास्त्रों का प्रकांड विद्वान थे मेरे पापा। तो वो कहते थे बेटा वीर भोग्या वो सुंदरा, इस धरती पर वीर किसी चीज का भोग विलास कर सकता है, कायर सुबह मरता है शाम मरता है। और मेरी माँ एक फ्रीडम फाइटर की बेटी थी, क्योंकि मेरे नाना जी आजाद हिंद फौज के अंदर शहीद हो गए थे। और शहीद होने की जब टेलीग्राम घर आया तो मेरी नानी जब मेरी माँ को पैदा किया था उस दिन 3 रोज हो चुके थे। यानी मेरी मम्मी को पैदा हुए सिर्फ 3 रोज हुए थे। तो पड़ोसियों ने बता दिया भाई इसका आदमी तो शहीद होगा बसरा बगदाद की लड़ाई में। तो मेरी नानी भी वो झटका नहीं झेल पाई, वो डिलीवरी की टाइम पर वो भी शहीद होगी। मेरी माँ का पास में ना कोई ऊपर ना कोई नीचे ना कोई आगे ना कोई पीछे। मेरी माँ की नानी उसको लेके आई और फिर उसको पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पापा से शादी हुई। उसके बाद में हम 6 भाई और एक सिस्टर पैदा हुए। तो 4 भाई हम फौज में और 2 भाई हम खेती, मेरे पिताजी का साथ देते थे, खेती बाड़ी करते थे। और कारगिल युद्ध में हम 3 भाई एक साथ में थे। और जब मुझे भर्ती कराने ले गए थे पापा जी, तो उस टाइम पे पापा विद्वान आदमी थे तो कविता हैंड टू हैंड ही बना लेते थे। तो उस टाइम पे मुझे भर्ती कराया तो कर्नल साहब बोले बाबा
आप लगते हो काफी विद्वान आदमी लगते हो। बोले ऐसा कुछ नहीं कर्नल साहब, मैं तो छोटा मोटा किसान हूँ और एक पुराना सैनिक हूँ, कश्मीर की लड़ाई का जख्मी हूँ, ये गोली लगी हुई है, ये टांग में लगी हुई है। लेकिन एक कविता मुझे जरूर याद आ गई, आप सुनना चाहो तो। बोले 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 कर्नल साहब बोले सुनाइए बाबा। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि मेरा मुंह ना भरती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। अरे मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो, सुन रग रूटी सरदार। अरे बुरी गति और सूरों की, इज्जत है कायर खूरों की, करे परोपकार से प्यार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूठी सरदार। अरे बोलो क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का, करे मेरी नौका को पार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले ओ, सुन रग रूठी सरदार। मेरा बच्चा भर्ती कर ले हो, सुन रग रूठी सरदार। अरे बोलो पीर, बोले जब मेरे मुख में गोली लागी थी, दुश्मन की टोली भागी थी, करया मोर्चा बार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूठी सरदार। अरे बोलो पीर बड़े सर की पहाड़ी थी, 9 मील रिजोरी न्यारी थी, जख्मी होके पैदल चल के आया, ना थी कोई मोटर कार। अरे मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूठी सरदार। अरे बोलो जब जनरल करे पासे में हाथ मिलाया था, पूना हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराया था। ये सोदान सिपाही थारा है, ना जग में आपसे कोई प्यारा है, मेरी करनों का को पार। मेरा मुन्ना भर्ती कर ले हो, सुन रग रूठी सरदार। मेरा दिग्गा भर्ती कर ले हो, सुने रग रूठी सरदार। अरे बोले बाबा तू तो खांड की रोटी है, बहुत अच्छा गाया तूने तो। अरे बाबा मैं सरदार हूँ, मेरे कंधे पर पाव पीतल दिया, भारत सरकार ने तेरा बच्चा जरूर भर्ती करूंगा। और उन्होंने मेरे को स्पेशल भर्ती करा, और भर्ती करने के बाद मुझे आपसे सेंटर भेजा गया। तो ये क्या कहानी थी बात मेरे। हाँ है। जी, जी, जी। मीन्स आज आपके पिताजी सैनिक के साथ-साथ इतना कवि मन भी रखते थे और उनकी जी वो कविता से उन्होंने अपने बच्चे को यानी आपको नहीं नहीं भर्ती वो हम करवाने पर मजबूर भी कर दिया ताकि आपका हाँ पूरा घराना मीन माँ की तरफ से भी देखा जाए और पापा की तरफ से भी देखा जाए तो दोनों भी देश सेवा से जुड़े हुए थे। दोनों जी जी जो फैमिलीज़ है। तो आपको बचपन से वो देश सेवा का जो नहीं नहीं वो बचपन आपने से जब मैं अपना हमारे नदी और वहाँ बड़े बड़े वो पानी के पौंड है, खान है, वहां में पानी भरा होता है 20 30 40 40 फीट। तो वहां में बचपन में कूद कूद के स्नान करते थे, स्विमिंग करते थे। तो मैं 2 2 3 3 घंटे तक वो पहाड़ी से ऊपर कूद कूद के ऐसे खेलते थे, हम पानी में तैरते थे। तो हमारे गांव के हमारे चाचा ताऊ के लड़के जाकर मेरी माँ को बोलते थे, ओ ताई आज तो दिगंबर बहुत ऊंचा से कूदा। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर कुछ नहीं हुआ, कूद गया। बोले तुम्हें? बोले हमको तो डर लगता है, हम नहीं कूदते। तो बोले देखेंद्र को डर नहीं लगा? नहीं वो नहीं डरता नहीं है ताई, वो डरता नहीं है, वो तो ऊपर से कूद जाता है, कभी नाड़ के बल कभी पैरों के बल ऐसे। और बोलो अभी भी खेल रहा। अच्छा बोलो बेटा कोई बात नहीं, खेलने दे, वो बच्चा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। तो मम्मी भी हमेशा मोटिवेट ही करती थी हाँ, मेरे को। जब भी मैं कुश्ती जीत के आता था तो मेरी माँ ये कहती थी, आ मेरे बेटे की करसेंग आजा। और मेरे को छाती के लगा लेती थी और अपना सब कुछ पिला देती थी। बोले क्या खिलाऊं क्या बिठाऊं मेरे को बेटे को। और वो हमेशा, मेरी माँ बहुत बहादुर थी मैडम, वो हाँ, तो वो हमेशा। आपके ब्लड में आ गया पिताजी की बहादुरी, माताजी की बहादुरी और जी वो जी जी माता को एक्चुअली सलाम वो मीर माता है कि जिसने अपने 3-3 बच्चों को इसमें
देश सेवा जी के जी। लिए उसने नहीं, भेजा। मेरी माता जी का नाम भी अब राजकौर, राजकौर उर्फ गोठली देवी था। गोठली तो क्या मोटी थी वो बचपन से। और राजकौर मेरे नाना, मेरे माँ के जो दादाजी थे उन्होंने नाम रखा था राजकौर। हाँ, तो तो वो बहुत सही नाम रखा गया और वो सही भी साबित हुआ। तो जी जैसे जी। कि आपका भर्ती हो गया, आपका ट्रेनिंग हो गया, तो उसके बाद आपको पहली पोस्टिंग कौन से रेजिमेंट में थी? मेरी 2 राजरीब में पहली पोस्टिंग हुई और मुट्ठी दमाना नाम की जगह है जम्मू के पास में, वहां गया था। अच्छा, पहले ही जम्मू जी, के पास आप चले गए। देखिए हाँ सर। आपने बहुत से लड़ाइयाँ नहीं नहीं, सबसे पहले पोस्टिंग वहां जम्मू हुई। जम्मू हाँ, से जैसे मैं छुट्टी काट कर वापस गया तो मैं उसी जगह गया जहां मेरे पिताजी के गोली लगी थी, उसी पत्थर के ऊपर। हाँ, मैं जैसे वहां पोस्टिंग आया, मेरे को वहां से, वहां पीर बटेश्वर की पहाड़ी है, वहां बम पोस्ट है, तो वो पोस्ट के ऊपर मैं गया जहां मेरे पिताजी की गोली लगी थी। वो पाकिस्तान की वहां खराटा सिटी है, उसके सामने हमारे पीर बटेश्वर की पहाड़ी है। तो वो जिस जगह पर मेरे गोली लगी थी मेरे पिताजी का, उसी जगह पहली पोस्टिंग आया था मैं। ये इत्तेफाक समझो या उस भगवान हाँ, की माया संजोग समझो। की संजोग समझो, की बात मैं है। जैसे ही वहां से छुट्टी आया तो मेरे पिताजी बोलता, बेटा कहाँ पोस्टिंग है तेरी? मुझे, पापा पीर बड़ेसर की पहाड़ी है। अरे बोले वाह मेरे बच्चे, वहां मैंने दुश्मनों के छक्के छुटाए थे। आज पहली पोस्टिंग वहीं गया, मुझे पहली पोस्टिंग वहीं गया पापा। अरे बोले बेटा वहां ये पोस्ट है, ऐसे ऐसे। तो मैं बोले पापा ये तो सभी वही वही है। हाँ बोले इन पोस्टों को हम नहीं बनाए थे, और इसके आगे ऐसे ऐसे पाकिस्तान की खर्राटा सिटी हमको है, और बोले ऐसे ऐसे उनके पुलिस पोस्ट है, फलाना है दिगड़ा। तो वो है इंटू एंड सबके सब बता दिए मुझे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार पापा वहां अपने पापा का खून बहा है, और मुझे बड़े खुशी हुई है। हाँ, और कितनी एक दिन खुशी की ऐसा भी बात हुआ है वहां पर, अभी पाकिस्तानी कुछ पाकिस्तानी रेंजरों ने हमारे ऊपर फायर खोल दिया। हमें तो फायर खोल दिया, तो मैंने बने कमांडर को पूछे, उनके ऊपर फायर खोल दिया और खूब धनाधन हमने फायरिंग करी। अब उनके 3 आदमी बताते हैं, 3 आदमी खत्म हो गए थे मेरी फायरिंग से। तो वो तो मुझे कंफर्म भी पता नहीं मरे थे नहीं, लेकिन वैसे वो क्या हमारी फौजी भाषा में बोलते हैं लंगर गप है। वो लंगर गप में सुने थे कि यार ठीक है मेरे तने 3 मार दिए। मुझे नहीं, मैं तो नहीं मानता ऐसे। तो मुझको, मैं तो जब तक दुश्मनों को अपनी आंखों से नहीं देखता जब तक काउंटिंग नहीं करता। तो क्या बात है। तो सबसे पहले तो वो मैंने दुश्मन के खिलाफ पहली गोली वहीं चलाई थी। संजोग की बात है ये, कितना अच्छा लगा आपके पिताजी को भी। तो जी जी जी। जैसे कि आपकी शुरुआत वहीं से हुई, तो आपने बहुत सारे लड़ाइयों में आपने शौर्य दिखाया है। जी तो जी। ऐसे जो पराक्रम किए आपने कब और कहाँ-कहाँ किए? जिसमें से आपने अभी एक जिसका उल्लेख किया कि वो श्रीलंका के दौरान आपको फिर वो जी जी। पोखरा आपको कहा गया। तो और ऐसे कौन से पराक्रम आपके हुए हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे? नहीं, जैसे मेरी बटालियन जब भी फील्ड में गई है, जैसे पीस स्टेशन से फील्ड में जब पलटन जाती है तो उसको बॉर्डर मिलता है कहीं भी हो। तो उस बॉर्डर पे जब भी हम जाते थे तो इत्तेफाक से ऐसी घटना घटी कि मेरी बटालियन 2 राजरी में पहला दुश्मन है, यानी कि पहला दुश्मन मारने का इन हाथों को मौका दिया भगवान ने। इन हाथों से पहला दुश्मन मारा हमें। सबसे पहले मतलब वहां गए तो सबसे पहले मेरी बटालियन वहां पीर बड़ेसर की पहाड़ी के बाद डिप्लॉय हुई कंपनी, तो वहां सबसे पहले दुश्मनों को मारा। उसके बाद में हम दूसरी जगह पीस में आ गए, पीस के बाद फिर कपवाड़ा गए, तो वहां सबसे पहला दुश्मन मैंने मारा। उसके बाद में वहां से हम वापिस आए, दोबारा जैंट कैंप गए, वहां मारा मैंने पहला दुश्मन। ऐसे ही आसाम गुवाहाटी में जब भी गए हम दुश्मनों को छक्के छुटाए। और कारगिल की तो बात ही कुछ और है, हाँ, क्योंकि उस पर आती हूँ हाँ, तो क्योंकि उसमें क्या वो हुआ कि हमें 99 के अंदर मैं ब्लैक हेड कमांडो से मेरी बटालियन में पोस्टिंग हुई। मैं उस जमाने का बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी का डैगर मिला था मुझे, यानी कि बेस्ट कमांडो दिया गया था 99 का, कि भारतीय सेना 15-16 लाख में आप नंबर 1 है लड़ाकू और लड़ने में और वैसे। तो वो टाइगर दिया गया था मुझे फिजिकल फिटनेस का और फायरिंग का, और मतलब हवा में पानी में जंप करने सभी चीजों में फर्स्ट का टाइगर मिला मुझे। उसी दौरान मैं छुट्टी आया हुआ था मार्च अप्रैल में, तो वो उस जमाने में मेरे डिलीवरी होने वाली थी, मेरा बच्चा हुआ।
वो तो मैं अपने घरवाली को बोला, मम्मा को मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी काट के, अभी मैं तो बच्चे का मुंह नहीं देखा। हालांकि एक बेटा एक बेटी पहले बड़े थे मेरे पास में, लेकिन वो तीसरा बच्चा था। तो मैं वह बोली बोले आप जाओ, आपको खुशखबरी मिलेगी, आप जाओ देश की रक्षा करो, आप जाओ, आपको जल्दी में खुशखबरी दी जाएगी। और मैं जैसे ही हमारी बटालियन गई तो दोबारा कपवाड़ा में चली गई, वहां 99 में। दुर्गमुल्ला है कपवाड़ा से पीछे है दुर्गमुल्ला। तो दुर्गमुल्ला गया वहां बटालियन में, तो हमारा बटालियन कमांडर नया आया हुआ था, कर्नल एमबी रविंद्रनाथ, जो दूसरी बटालियन से आया हुआ था, हमारी बटालियन का नहीं थे वो, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर बन के आए थे। 21 राजद्वीप से वो सेकंड राजद्वीप के कमांडिंग ऑफिसर बने थे, कर्नल एमबी रविंद्रनाथ। उनका इंटरव्यू आया तो मेरे शमशान ने बताया, सर ये कोबरा टीम, घातक टीम का प्लान हवलदार है नायक दिगेंद्र कुमार, और ये इसने बहुत बहादुरी के मेडल जीते हुए हैं, और इसने ये देखो ये कोर्स किए हुए हैं, और ये इस प्रकार से है। अरे बोले शाबाश बेटा, यहाँ भी मारना उग्रवादी, यहाँ बहुत उग्रवादियों की खान है, क्योंकि फिर तो सर मजा ही आ जाएगा। उसने तो ये इंटरव्यू लिया, और मतलब 6-7 दिन बाद में 13 मई 99 को मैं एक जगह थी सतगंगा, वहां गए। मेरा कंपनी कमांडर मेरे साथ, मेजर विवेक गुप्ता, मेरे मेरे साथ में सुबेदार पूर्ण, और मेरे जवान मेरे साथ में थे। हम सब के सब वहां गए, तो हमें 72 घंटे का राशन लेकर जंगल में चले गए, और 72 घंटे में खत्म होने वाले थे, लेकिन कोई उग्रवादी नहीं मिला। और हम एक चश्मा के पास आकर बैठ गए, वो बोले सर नहा धो ले, सब कुछ कपड़े कुपड़े सब कुछ, क्योंकि फौजी की जिंदगी बहुत कठिन होती है। कपड़े भी सिड़ गए, जुराब भी सिड़ गई, और बनियान बुनियान चेंज करते करते वो भी सब कुछ, शरीर बदबू मारने लग जाता। 72 घंटे पसीना आता है, फिर सूखता है, फिर पसीना आता है, फिर सूखता है। यानी तकलीफ का अगर कोई अथा भंडार देखो तो फौज की तरफ देख लेना, फौज की तरफ मिलता है वो अथा भंडार तकलीफों का। तो उस जगह पे सभी सैनिक बोले बोले सर दिगेंद्र सर, मुझको हाँ, बोले चश्मा चल रहा पानी का, इसमें नहा लें क्या? मुझको यार मैं कंपनी कमांडर साहब से पूछता हूँ, मुझको सर ये जवान ये कहना चाहते हैं कि बोले हमें नहा लेते हैं। तो बोले ठीक है यार, एलएमजी लगा दे इधर, उस पर हथियार रख दे, और मतलब जवानों को बोलो कि फटाफट नहाया हुआ, अपन नहीं नहाएंगे, अपन देखते हैं बाद में नहाते हैं, या वहां लोकेशन जाके नहाएंगे। तो हमने जैसे एलएमजी पर हथियार लगाया, जवान नहाने के लिए गए, और सामने 13 उग्रवादी दिखाई दिए मेरे को। मैं को सर अपने इलाके में फौजी वर्दी में थे, वो उग्रवादी क्या थे, फौजी वर्दी में थे। तो वो सामने देखा, मैं बोला वो सर अपने इलाके में ये पार्टी एक तो हुक्मा साहब की है, सुबेदार हुक्म सिंह की है, और एक आपड़ी है, ये अपने इलाके में कैसे हो सकते हैं? अरे बोलो दिगेंद्र ये वो नहीं अफगानी है। मुझको क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। मुझको हाथ, फिर मैंने एलएमजी से हथियार हटाया, एलएमजी पर वो मैगजीन चढ़ाया, उसे फायर कराया, तो उसके अंदर एक ही गोली फायर हुई, और वो उग्रवादी के यहाँ लगी सीने में, उसको पाड़ दिया मैंने एक ही गोली में, एक उग्रवादी ढेर। उसके बाद में मैं बोला, मुझको सर अपने जवान तो 100 मीटर नीचे, वो ऊपर तक आएंगे, कपड़े पहनेंगे, इतनी देर में तो अपने दोनों को खत्म करेंगे ये। तो बोले क्या? मुझको इन पे अटैक मारते हैं। बोला अपन दोनों, मुझको यास दोनों मारते। और हम दोनों ने वहां से एलएमजी लिया, उसको रोक काटी, और मेरे पास में AK-47 थी, उसका मैगजीन थे, और मैंने एलएमजी ली, और उनके ऊपर डंडे डंडे फायर करता आगे बढ़ा। तो वो 6-7 उग्रवादी तो ऐसे मक्की के खेत में चले गए, और 3-4 उग्रवादी ऐसे एक खत्म होएगा। और वो मेरा कंपनी कमांडर मेजर गुप्ता था, वो 6-7 उग्रवादियों पीछे मक्की के खेत गिरा, तब दौड़ना शुरू कर दिया, और मैं उनको जंगल की तरफ ले गया। वहां ले जाकर के पीछे से मेरा जवान था एक ब्रजेश, जो आजकल सुबेदार है फौज में, मेरी पलटन में ड्यूटी बहुत। तो वो सुबेदार ब्रजेश, वो बोलता है, ब्रजेश बोलता है सर सर। मुझको हाँ। बोला सर आपके पास एक ही मैगजीन है। अरे मुझको गड़बड़ होगी, एक ही मैगजीन है? मुझको हाँ, तीसरी गोली। तो मैंने फायर का कंट्रोल कर लिया, और जैसे जैसे वो उनका पीछा करता आगे गया, तो वो एक नाले में इस प्रकार से नाले में छुप गए, और यहाँ से मेरे पर फायर कर रहा। मैं एक पेड़ के पास में ऐसे हाथ लेके खड़ा हो गया, और जैसे मैं खड़ा हुआ, एलएमजी मेरे हाथ में थी, ऐसे हाथ में लेके खड़ा था, और उन्होंने मेरे ऊपर फायर शुरू किया। और मैं सोचा दिगेंद्र जवान बहुत दूर है, अन्वेषण कम है, और ये दुश्मन अपने को मारेंगे क्यों, दोनों तीन दो 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 दुश्मन है, बाकी तो भाग गए। तो मुझको इनको डोज देते हैं। तो मैंने उनको एलएमजी को पीछे फेंकी खड्डे में, ऐसे कैसी वो खड़ा की खड़ी रुक गई। और मैं बोला मो ब्रजेश मेरे गोली लागी, भाग, दुश्मन कभी एलएमजी को उठा के नहीं ले जाए। और वो ब्रजेश तो 500 मीटर पीछे था, तो वो पेंडुम का इस्तेमाल करते हुए चल रहा था। और उन्होंने वो दोनों वो
वो थे अफगानी, वो कौन थे, पाकिस्तानी थे उग्रवादी, उन्होंने बोला उठाओ काफिर का हथियार उठा लो, और उन्होंने आवाज दी, वो दोनों खड़े हैं, मैं पलेटा मार के एलएमजी को पकड़ा और उन दोनों को दड़ दड़ 2 गोली ठोकी। वो दोनों भाई ढेर, थोड़ा आगे 15-15 मीटर पे, कोई 15 मीटर पे मरा, कोई 20 मीटर पे, वो दोनों खत्म। उसके बाद में एक जा रहा था ऐसे 500 मीटर पे, मैंने एलएमजी पे 500 मीटर का रेंज लगाया, सिस्टली सिंगल शॉट दिया, जो उसके रीढ़ की हड्डी में गोली ठोकी, जो यहाँ से निकल गई। तो ऐसे मैंने 4 उग्रवादी वहां खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद में वो मेरा कंपनी कमांडर वापिस आया, बोले आए कोबरा, तुम नाम का कोबरा, कुछ नहीं किया तूने। मुझे सर कुछ तो किया। बोले क्या किया? मुझे उग्रवादी मारे। बोले कहा है? मुझको एक तो यो पड़ा। बोले कहा है? मुझे यो पड़ा। अरे बोले शाबाश, तू तो वास्तव में कोबरा है। मुझको हाँ सर, अब बताने कोबरा मैं हूँ कि समय है। अब वो बोले और, मुझको और तो सर 2 तो ये पड़े। बोले अच्छा। मुझको एक ऊपर, बोले नहीं नहीं जंगल में नहीं जाएंगे। तो उधर से हमारी थर्ड राजनीव की दूसरी पार्टी आई, तो उन्होंने वो 3 डेड बॉडी उठा ली, हमने 1 बॉडी उठाई, और उनको 3 बॉडी, उनको क्योंकि वो सरप्राइज, वहां पर जंगल बहुत ज्यादा था, वहां नुकसान होने का खतरा ज्यादा था। तो कंपनी कमांडर साहब बोला नहीं नहीं, अपन तो 1 डेड बॉडी ले लेंगे। हमारा सीओ साहब आया, ब्रिगेड कमांडर आया, कोर कमांडर आया, तो मेरे बड़ी बड़ी डांडी थी और मैं काला पटका बांधा आया था। तो वो बोला सीओ साहब से मिल थे के अंदर, तू जल्दी जाकर के। कंपनी कमांडर बोले हम आउट कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट कर लिया। मैं गया उधर हेलीकॉप्टर के पास में, मैं को सर जय हिंद। तो वो ब्रिगेड कमांडर बोलता है ब्लडी एक उग्रवादी तो यार है सामने से। बोले ये उग्रवादी नहीं है सर, ये हमारा दिगेंद्र है कोबरा। बोले लगता तो ऐसे है जैसे उग्रवादी हो। तो बोले सर ये तो कर रहा है ऐसे ही, इस प्रकार से, मतलब उनको सीओ साहब को बता दिया मैंने, अगवा सर ऐसे ऐसे मार दिया, और उससे कुछ पैसे भी मिले थे, वो मैंने उनको ब्रिगेड कमांडर साहब को दे दिए। मेरे सीओ साहब ने उनके हाथ ही नहीं लगाया। 2.5-3 लाख रुपए थे उग्रवादियों की जेब में से, वो पकड़े और वो ब्रिगेड कमांडर साहब को दे दिया। ब्रिगेड कमांडर साहब ऊपर डिक्लेयर कर दिए, और ये हुआ। अब ये चर्चा पूरी कश्मीर की वैली में होगी कि तू राजनीति ऐसी बहादुर बटालियन है जो उग्रवादियों को दौड़ा दौड़ा के मारती है। ये वहां पर वायरलेस सेट में होगी, एक 2 राजनीति बटालियन आई है, बहुत तगड़ी है, जो उग्रवादियों को भजा भजा के मारती है बोलो। तो ये चर्चा पूरी वहां वायरलेस सेट पे, आजकल व्हाट्सएप पे चलती है, वहां वायरलेस सेट पे चलती थी। और उसी टाइम कारगिल में युद्ध छिड़ चुका था। तो जो जनरल साहब थे वो शायद हमारी बटालियन को वहां बुलाया गया, और वहां कारगिल में हम 31 मई को वहां से रवाना हो गए। हमारे को 36 घंटे का टाइम दिया, हम 24 घंटे वहां पहुंच गए गुमरी में। हाँ जी। तो जी ये तो आपने बहुत सारे लड़ाइयों में इतना अच्छा काम किया है, मीन्स जी, ऑलराउंडर कह सकते हैं आपको कि आप हर चीज में माहिर थे, जो इस फोर्स में होना चाहिए सब, मीन्स ऑलराउंडर भगवान है। बहुत सारे गुण आप में थे इसके लिए। तो जैसे कि ये सब लड़ाई के बाद आप जिसके लिए आपको महावीर चक्र प्रदान हुआ, आप उस महावीर चक्र से सम्मानित हुए, तो उस लड़ाई के बारे में जब भी आपको जाने से पहले कि ये कारगिल युद्ध में आपको शामिल होना है, ये आपको आप कब तय हुआ, या आपको निर्देश दिया गया, या आपने खुद तय किया, क्या था ये माजरा? ये 31 मई 1999 को हमारे पास वो मैसेज आया कर्नल रविंद्रनाथ के पास में कि आपकी बटालियन बहुत बहादुर है, और इस बटालियन ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। आज तक 200 साल पुरानी बटालियन है, क्योंकि फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है हमारी 2 राजनीति। और ये बटालियन का यानी कि 9 दिसंबर 1856 को विसारा किला तोड़ा था। जब भी हमारी बटालियन में 2 ही कास्ट थी, जाट और राजपूत, और पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था अंग्रेज ऑफिसर था कंपनी कमांडर कैप्टन जयवुड को। तो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस हमारी बटालियन को प्राप्त हुआ है। यानी कि मतलब हमारी बटालियन सबसे ज्यादा मेडल और सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाली बटालियन है। और जिस बटालियन बहुत बहादुर हो तो उसमें कायरों का काम नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मतलब बहादुरी लेते हैं। और वहां पर हम हर कंपनी में जाते हैं तो किससे सुनते हैं, हम जैसे मैं गया था मेरी बटालियन तो चार्ली कंपनी 8 प्लाटून में हौलदार चुनाराम फगेड़िया महावीर चक्कर की फोटो लगी हुई थी।
मैंने देखा, मैं सर ये महावीर चक्र क्या होता है? बोले बेटे ये अद्भुत वीरता दिखाने पे मिलता है, तू इसकी तरफ देख रहा है, ये तेरे ही जिले का है, सीकर जिला का है और तेरी प्लाटून का है, तेरे जिले का है। इसको भी 1948 में पहला जिंदा महावीर चक्र इसी को मिला था, हौलदार चुनाराम ने। इसने पुंछ, रजौरी और वहां के अंदर बहुत अद्भुत वीरता दिखाई थी, हौलदार चुनाराम फगेड़िया ने। तो इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था और ये जिंदा थे। तो हम उनको, सर मैं भी सीकर का ही हूँ और 8 प्लाटून का हूँ और मैं भी जिंदा है, महावीर चक्र लूंगा। मैं उसको मजाक कर रहा था, उसको मेरे प्लानो हौलदार का, मतलब हौलदार भौरलाल था मेरे प्लानो हौलदार। तो वो बोलता हाँ लड़ाई होगी जब लेना बेटा, ले लेना बेटा, कोई बात ना। हालांकि आज भी वो जिंदे हैं, मेरे प्लानो हौलदार सूबेदारी से पेंशन गए थे, लेकिन वो बोलते थे नहीं मगर सर वो आप वाली बात सच्ची होगी। बोले 24 घंटे में एक आदमी एक सच बोलता है, वो कभी ना कभी तो सत्य होता ही है। और उनके बाद शायद आप ही है कि लाइव जी जो है कि महावीर चक्र मिले हुए हैं। इस सेंचुरी का लास्ट उसी प्लाटून का, उसी जिले का, और वो भी लाइव जिंदा महावीर चक्र ले लिया। इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है? देखो हमने लड़ाई लड़ी और कमांडरों ने सोच विचार करके हमारे को ये महावीर चक्र जैसे अलंकार से सम्मानित किया गया। इसलिए पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं मैं। अगर भाई आपने मुझे एक नाचित सिपाही को इस काबिल समझा कि भाई मैंने लड़ाई में कुछ काम किया था, उसका मुझे आपने तोहफा के तौर पर मेडल प्रदान दिया। धन्यवाद देता हूं राष्ट्रपति जी को, उन प्रधानमंत्री जी को जो समय में देश की सेवा में हमारे साथ थे। जी आगे पूछो मैडम। जी सर, आप मुझे जहां तक मुझे जानकारी है उस समय थल सेना अध्यक्ष यानी कि हमारे लश्कर प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। मलिक साहब, हाँ जी जी, जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब ही थे। और जब जनरल साहब ने आपसे और आपके यूनिट से जब मिले तब आपसे क्या बात की, क्या निर्देश दिए? अब हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं सर, अब कारगिल के बारे में हम द्रास में सब जानना चाहेंगे। हम कारगिल में तो पहुंच गए, द्रास में है अभी मैडम, और द्रास में द्रौपदी कुंड के पास में हमारी बटालियन का डिप्लॉय हो चुका है, मतलब कहने का मतलब यही है। और वहां हमारे को आदेश मिला कि भाई तुम थोड़ा बहुत क्लाइमेट शूट कर रहे हो। तो एक दिन का क्लाइमेट शूट करने के बाद में हमारे सीओ साहब कर्नल एम बी रविंद्रनाथ ने जितने भी कमांडर टाइगर थे, भारतीय सेना में कमांडर को टाइगर बोलते हैं, चाहे वो सेक्शन कमांडर हो चाहे बटालियन कमांडर हो, वो उनके नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे बटालियन कमांडर का नंबर 1 होता है, नंबर 1 टाइगर, ऐसे मतलब अलग अलग नंबर होते हैं हर टाइगर के। लेकिन हमारे सीओ साहब इतना तेज दिमाग के बंदे थे, उन्होंने हर एक का कोड वर्ड बदली कर दिया। जैसे मेरा कोड वर्ड तो कोबरा था, तो उन्होंने बोला भाई तेरे से स्टार्ट करता हूँ, सबसे छोटा कमांडर, तेरा कोड नेम है कोबरा, और तेरी टीम का भी कोबरा टीम रहेगी, और तेरे साथ जो भी ऑप्शन आएगा वो कोबरा कहलाएगा। जैसे मेजर विवेक गुप्ता को उसी टाइम मेरा कंपनी कमांडर था, तो उसको कोबरा की उपाधि दी थी मेरे बटालियन कमांडर ने। हालांकि निकनेम तो मेरा था कोबरा, लेकिन वो लड़ाई में रख दिया थोड़ी देर के लिए पासवर्ड टाइप में। तो उस जगह पे जनरल मलिक साहब ने बोला कि भाई हमें आपका 4 तारीख को या 3 तारीख को, मुझे डेट याद नहीं है, 4-3 तारीख को हम दरबार लेंगे आपका। उससे पहले आप तोलोलिंग एक पोस्ट है जिसपे हिंदुस्तान आर्मी ने 3 हमले किए हैं, 3 बटालियन ने ताबड़तोड़ वहां दुश्मनों की कैजुअलिटी करी है और खुद की कैजुअलिटी भी झेली है और कामयाबी नहीं मिली है। तो इसलिए उस जगह पे आपको तोलोलिंग पर अटैक मारना है, क्योंकि 2 राजनीति की हिस्ट्री के अंदर अनसक्सेसफुल कोई वो भी नहीं है, मतलब 2 राजनीति की हिस्ट्री में कहीं भी हार का नाम नहीं लिखा हुआ है। और शायद हम जीवे या हमारे बच्चे जीवे जाते, 2 राजनीति की बनावट इस प्रकार से है कि वो हार देखना पसंद नहीं करती कभी भी, उसका मुहूर्त इसी टाइम पे लगा हुआ। तो उन्होंने बोला 2 राजनीति से मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करता हूं, और 4 तारीख को आपका सैनिक सम्मेलन लूंगा, उससे पहले आप तोलोलिंग की रेखी करके आओ। तो तोलोलिंग की रेखी कर लिए सीओ साहब हमारे को लेगा, जो खास खास बंदे थे बटालियन के, हमारे को पहले हेलीकॉप्टर में लेगा। हेलीकॉप्टर का पायलट वो तोलोलिंग से 2 किलोमीटर दूर से दूरबीन से ऐसे दिखाओ, ये देख लो। मको सर थोड़ा नजदीक करो ना। बोलो घर से फालतू है क्या भाई कमांडो? मगर नहीं, घर से फालतू तो नहीं है सर,
लेकिन फिर भी मुझको वो फालतू को देखने के लिए तो नजदीक जाना पड़ेगा ना। बोले भाई देख, मुझे तो डर लगता है, मैं इतना नजदीक नहीं जा सकता, क्योंकि वो मिसाइल ठोक देगा तो हमारा हेलीकॉप्टर गिर जाएगा। मुझको सर और नजदीक ले चलो। तो बोलो बोलो नहीं भाई नहीं, इतना नजदीक मुझको दिखाई नहीं दे रहा ना साफ। बोले भाई मैं इतना ही दिखाई दे सकता हूँ, ये बिना कूलर लो, तुम देख लो। हमने हेलीकॉप्टर से रेकी करी, उसके बाद में नीचे आए। नीचे आने बाद सीओ साहब बोले भाई क्या देखा तुमने देखे अंदर? मुझको सर हमने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं दिखाई दिया। बोले क्या बात करे, तोलोलिंग दिखा टॉप ऊपर से? मैं कहा साहब पहाड़ी ऐसे दिख रही से क्या हुआ, उसके कटाव चढ़ाव ये तो देखना जरूरी है ना। ऐसे तो पहाड़ी दिख रही है तो इसमें साफ दिखाई नहीं दिया मुझे। और दूसरे कमांडरों को बोले, बोले हाँ साहब कुछ तो दिखाई दिया। तो वो कुछ दिखाई देने वाले थे ना, वो उनको पता था, वो तो हम भरने वाले थे, तो उन्होंने कुछ दिखाई देने वालों को तो जाना नहीं था। फिर मैंने उसको शिव साहब बोला मुझको सर रेकी करने के लिए वैसे जाना पड़ेगा अपने को। हाँ बोले वो सुबह की प्लान है। तो हम सुबह वहां 2 तारीख को वह चढ़ना शुरू कर दिया, और ये 3 को चढ़ना शुरू किया। 3 को ऊपर पहुंचने के बाद में रात को वहां रुके, पूरी रेकी करी 4 मिनट से पहाड़ी के बाद किधर से हम चढ़ सकते हैं। तो उस रेकी करते टाइम में वहां पर एक बटालियन थी, उसकी फायर बेस बना हुआ था। वहां से वो आगे 600 मीटर पर डेड बॉडी ऐसे जंप कर रही थी हमारे सैनिकों की। तो उस टाइम पर वहां के सैनिकों ने पूछा मुझे भाई ये क्या है? बोले सर यहाँ तो बहुत तगड़ा किला बना रहा है, पाकिस्तानियों यहाँ चढ़ने नहीं देंगे। तो मुझको चढ़ेंगे यार। बोलो सर हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि आप चढ़ो। और मैं उस नाले की तरफ जाने लगा तो एक सैनिक बोलता सर इधर मत जाओ, गोलियां जाएगी ऊपर से, मेरे को आने दे यार। तो मैं यहाँ से पीछे नाले की तरफ गया, जा करके पूरा दूरबीन से चेक कर जुआ कर मेरे सीओ साहब को बताया, मैं सर ये पीछे वाला रास्ता है घातक प्लाटून के लिए फिट होगा। बोले तो चढ़ जाएगा? मुझको सर हम चढ़ जाएंगे। तो बोले ठीक है ओके, तेरे मन में जो कर। को साहब आपको पता होना चाहिए, मेरे को किसी दूसरे को मत बताना। बोले नहीं बेटा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझको सिक्योरिटी लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुश्मन ऊपर से मुझको रस्सा बांधूंगा मैं। तो बोले ये बात है जनरल मलिक साहब को बता दू, वो तेरे को सब चीज दे देगा। दरबार होगा ना अभी शाम को? मुझको हाँ सर। तो हम सुबह वहां वो रात को निकले, सुबह 4 तारीख को दरबार लिया उसने, जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब ने। तो वो पूछने लगे, बोले ऐसा कमांडर कौन है जो तोलोलिंग के बारे में कोई ब्रीफिंग डेस्क है? तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, सब ठंडे हो गए, बोले नो नो नो। फिर मैं सबसे लास्ट में बैठा हुआ था, तो मैं खड़ा हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, काला पटका बांधा हुआ था। मैं सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा सर टू राजदीप। हाँ बोले बेटा तू वही दिगेंद्र है ना जो हजरतबल में एक गोली से 144 सिलेंडर करे थे? मुझको हाँ। बोलो श्रीलंका में भी जनरल कलकटर ने बताया तेरा अच्छा काम था, और वो 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे बजा के, मेजर गुप्ता और आपने दोनों ने। मुझको हाँ सर वो मैंने मारे थे 4 उग्रवादी। तो बोले गुड शाबाश, फिर तो तेरी प्रैक्टिस हो चुकी। मुझको हाँ सर होगी। तो बोले तोलोलिंग पे क्या करेगा? मुझको तोलोलिंग पे भी वैसे ही मारेंगे जैसे कुपाड़ा मारे। बोले ये खेलनी मालनी नहीं है बेटा, वहां तो एक एक दो दो दे, यहाँ तो पूरा उनका पूरी बटालियन है। मेरे को तो क्या हुआ साहब, उनका पूरा ब्रिगेड हो तो क्या हुआ, फोड़ेंगे? बोले ऐसे कैसे फोड़ेंगे? मो सर ऐसे तो वो मुंह जुबानी तो नहीं फूटता, लेकिन गोली से फोड़ेंगे। तो मुझको तोलोलिंग ऐसे है, अगर सामने से हम अटैक मारते तो हम खुद नष्ट होने का खतरा ज्यादा है। तो मुझको पीछे नाले से अगर हम 5-10 आदमी यहाँ से चढ़ जाते हैं ना, और यहाँ अपनी LMG फिट कर लें, तो दुश्मन ये सोचेगा कि अटैक पीछे की तरफ से आगा, तो अपनी गनों का सारों का रुख हमारी तरफ बदली करेगा, और सामने से हमारी 1-2 कंपनी जो भी अटैक में आप कमांडर हो जो भी शामिल करो, मुझको सामने से अटैक मार देंगे, फिर सक्सेस हो जाएगा हमला। बोले यार ये बात तो बहुत तगड़ी बताई तेने। मैं साहब मेरे तो दिमाग में आ गई जैसे बता दी, और मैं कौन सा कमांडर हूँ, तो छोटा सिपाही। अच्छा अच्छा बोले ठीक है बेटा ओके, तेरे को क्या चाहिए? मैं साहब मेरे को रस्सा चाहिए, वो बांधने के लिए रस्सा चाहिए यहाँ से। बोले ओके मिलेगा। मुझको साहब वो इंजेक्शन भी दे दो, कहीं मैं काम करते करते थक गया तो मुझको लगा लूं बॉडी में, और लगाने के बाद में फिर काम को जारी रखूं। बोले बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी वो चीज भी मतलब स्टेरॉइड इंजेक्शन है जी। स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया थे। हाँ वो इंजेक्शन नाम याद नहीं रहता मेरे को, क्योंकि मैं अपने जिस कॉलेज में जिस स्कूल में पढ़ा था ना,
उसमें एक ही डिग्री ली थी मैंने, पहली एक। उसके बाद में फर्स्ट डिग्री मैंने ली थी, लास्ट भी मैंने ली थी। फिर उस कॉलेज पे मैंने नाम लिखवा दिया, दिगेंद्र कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय झालरा, तहसील नीमका, थाना जिला सीकर, क्योंकि वो डिग्री मैंने ली थी, उसके बाद में किसी ने नहीं ली। उस डिग्री का नाम बताऊंगे सर प्रताप जी? वो डिग्री का नाम जरूर बताइए। वो सर महावीर चक्र से वो पहले बड़ी थी। हाँ, उस डिग्री का नाम है KKNP। उसका जरा फुल फॉर्म बता दीजिए। KKNP का फुल फॉर्म होता है खींच खांच के नॉन मैट्रिक पास। लेकिन आपने वो तो पेपर की जो भी डिग्रियां होगी, आपने तो प्रैक्टिकली सब डिग्री हासिल की है और आप महावीर चक्र तक आपने हासिल किया है सर जी। नहीं तो नहीं, फिर बाद में मैंने आपने पढ़ाई भी करी है, ये ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं ये नहीं फिर खींच मैं खाच की डिग्री जो है, ये सब दुश्मनों की खींच खाच करने वाला बंदा है। हाँ इसमें जी जो है ना महाबली की ताकत है। वो ऊपर हाँ वाले ये देता है। हाँ ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होता है और महाबली से महाबली है। तो इसको जी हम लोग तो कोबरा तो कहते हैं, तो मैं तो इसको महाबली हमेशा कहता हूँ। चलो धन्यवाद कंटिन्यू। आपको, एक वो सिपाही को महाबली जैसे बना दिया। जैसे उनका सुन रहे हैं हम, वैसा ऐसा ही लग जी रहा है कि जैसे महाबली हनुमान जी ही हैं ये कि ऐसा ऐसा काम कुछ कर रहे नहीं। हैं अभी कलयुग के, ऐसा बोला जाए तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, ऐसी स्थिति होगी। नहीं, वो तो तो सर देखो। जैसे कि अभी तोलोलिंग शिखर का आपने जिक्र किया, जो जी जी। कारगिल का विजय आपने अद्भुत विजय आपने प्राप्त की, तो इसका बीड़ा आपने ऐसे उठाया और कि पीछे की ओर से अगर इस शिखर को इसके पीछे पीछे से अगर जाना होगा तो ये अच्छा रहेगा, ये आपको लगा। तो इसके लिए आपने कैसे आपकी वो जर्नी थी और सेना से किन किन चीजों की आपने मांग की थी, जैसे कि हथियार हो, रसद हो और उपकरण हो, यहाँ तक हम जानना चाहेंगे। जी मैडम, उसके बाद जनरल मलिक साहब ने मेरे पास में एक ब्रिगेडियर साहब को भेजा, दौड़ के आया, बोलो ब्रिगेडियर साहब इसको जो, वो अंग्रेजी में बोले, साहब बोले इस जवान को जो चाहिए वो मुहैया कराओ। तो मुझे 1 घंटे बाद मुझे वो रस्सा भी मिल गया और वो इंजेक्शन भी मिल गए, और वो मैं वहां से अपना रात को रेस्ट करे। 5 जून को 6 जून को हम और मेरे बटालियन कमांडर कर्नल एम रविंद्र नाथ, मेरे कंपनी कमांडर मेजर विवेक गुप्ता और कुछ और साथी थे मेरे साथ में, सुबदार बहुलाल बाखर, ये बोला 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 चल कोबरा अब चलते हैं यार दिगेंद्र, अब समय नजदीक आ गया, दुश्मनों को फोड़ने का समय आ चुका है, चलो चलते हैं। और उसके बाद में जैसे ही मैं तोलोलिंग के पास गया, वहां पर उनको से वो उसके पास में इस जगह पर जाकर के हमने वो रेस्ट हाउस बना लिया, हमारा डाक बुंगला, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ रेस्ट किया और उसके बाद में हमने यहाँ से वो काम शुरू किया। तो वो 8 तारीख को था, 9 को याद फिक्स नहीं मुझे। तो वहां से मैं रस्सा बांधता बांधता 14 घंटे में, उसी दौरान मैंने अपने कंपनी कमांडर को बोला, गुप्ता साहब को, साहब अगर कोई अपने को देख लिया तो इधर से। राजकुमार सईद पाटील हे आपल्या शिवनेरी जुन्नर येथील आहेत आणि CRPF मधले ते कमांडो ट्रेनर आहेत आणि त्याचप्रमाणे IPS जे आहेत, इंडियन पोलीस सर्व्हिसेस मधले जे काही लोक आहेत त्यांना ते PT इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग त्यांनी दिलेलं आहे। आता महाराष्ट्रातले असू देत किंवा भारतातले जेवढे काही IPS ऑफिसर आहेत, कमिशनर आहेत, या सर्व त्यांना रगडा देण्याचं काम हे राजकुमार पाटील यांनी केलेलं आहे। अरे वा म्हणजे त्यांना घडवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे, असं ते आहेत। आणि त्यांच्याविषयी आणि ते कसे कसे ट्रेनिंग दिले त्यांच्या मी तुम्हाला नंतर हकीकत सांगेल। आता राजकुमार पाटील साहेब जरा तुम्ही आणि तुमचे मित्र किंवा आपले मित्र आपले दिगेंद्र कुमार यांच्याविषयी तुम्ही थोडं बोला। जय हिंद सर, कोबरा कमांडो महावीर चक्र विजेते सर, तुमच्याबद्दल जेवढं ऐकल तेवढं कमी आहे। तुम्ही जे काय साहस आणि युद्ध केलेलं आहे आणि ज्यावेळेस आपल्या देशाला ती गरज होती तिथे तुम्ही विजय प्राप्त केलेला आहे आणि आम्ही तुमच्याकडे पाहून खूप खूप अभिमान वाटतो। आ रही है ना आवाज? हाँ सर, आवाज आ रही सर। चलो ठीक है सर, हम आपको देखकर कभी भी फौज में बहुत अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जहाँ पे मैं कोबरा कमांडो को ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ मेरे सब कमांडो
कोबरा कमांडो जो कि कारगिल युद्ध विजय में अपना बहुत कुछ जो साहस और बोलते हैं महाबली का काम करके महावीर चक्र प्राप्त किया है, ठीक है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज है सर, लेकिन अपने भारत के लिए बहुत गर्व की चीज है कि आप महावीर चक्र प्राप्त हो और हमें बात करने के लिए मिल रही है, ये हमारे गर्व की बात है सर। चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। चलो कंटिन्यू जी को खूप खूप धन्यवाद पाटील सर, तुमच्याकडे मी पुन्हा येईन। सर जी, आपने जो मांगे की जैसे कि कोई हथियार या रसद या उपकरण चाहिए, उससे के अलावा आपने कुछ ऐसी विशेष मांग की और वो मांग पूरी होने पर लश्कर प्रमुख जनरल साहब ने आपको कौन सा आश्वासन दिया था? हाँ हाँ, वो उस जगह पे ये हुआ था कि जैसे जनरल साहब ने सभी दिया और देने के बाद में हमें 14 घंटे में रस्सा बांधने के बाद में जब मैं नीचे आया था मिलने के लिए, उस टाइम पे मैं वो सामान लेकर मेरे साथी हम सब के सब तोलोलिंग के ऊपर चले गए और 14 घंटे तक लगातार फायरिंग करवाते रहे और मैंने पीछे से ऐसे रस्सा बांध दिया। और रस्सा बांधने के बाद में जैसे मैं अपने सीओ साहब को बोला, सर मैंने वो काम कर दिया। बोले बेटा मैं अभी 2 मिनट बाद दोबारा तेरे से बात करता हूँ, कॉल करता हूँ। उसने जनरल मलिक साहब को बताया कि सर वो कोबरा नाम का लड़का था, उसने अपना काम पूरा कर दिया। बोले तो उसको मेरे पास नीचे भेजो। तो बोलो सर अभी बोलता हूँ आपसे बात करता है। मैंने बोला सर जय हिंद कोबरा। बोले हाँ बेटा कोबरा, तू एक काम कर नीचे आ जा। मैं को मरवा दिया, नीचे तो बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। अब वो मैं क्या नीचे आ गया और पूरी रात चला और 2:30 बजे रात को 2:30 बजे जनरल साहब के पास में पहुंचा। पहुंचने के बाद में वो एक बैंकर में ऐसे थे, वहां पर सिगड़ी चली हुई थी। मैंने कहा मुझको सर जय हिंद। बोले हाँ कोबरा बेटा बता तोलोलिंग की पोजीशन कैसी है। मैं को सर तोलोलिंग पर तो ऐसे गन लगी हुई, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऐसे कोई ऐसे, बहुत ज्यादा गन है और बहुत ज्यादा संगठ वो बैंकर बने हुए हैं। बोले कितने हो सकते हैं तेरा आइडिया। मैं को सर मेरा आइडिया 20 से तो ज्यादा नहीं और 10 से कम नहीं। अरे बोलो फिक्स तो। मैं को सर गिनती नहीं हो सकती, वहां गोले बरस रहे थे, गबा गब मिसाइल ठोक रही थी, ऊपर से अपने विफोर्स गन के गोले पड़ रहे थे, तो वहां पर गिनती कहाँ होती। तो बोले मेरे को आइडिया ही बता सकता हूँ, वो तो सर इतना दूरी में है। बोले तेरा आइडिया है कि भाई तकरीबन 15 बैंकर तो होंगे। हाँ मो साहब एक कंपनी से तो ऊपर ही नफरी है। बोले अच्छा ठीक है ओके। अब तेरा क्या इरादा है। मेरे को सर आप इरादा तो तोलोलिंग पर चढ़ने का है। तो बोले आपका नाश्ता मैं लाऊंगा 13 जून को सुबह, मैं अपने हाथ से मेरे बेटे को नाश्ता कराऊंगा। अगर तू ये तिरंगा झंडा फहरा देता है ना तोलोलिंग पे, तो सुबह नाश्ता मैं लाऊंगा। मको सर आपका नाश्ता का ये सिपाही इंतजार करेगा, ये वादा है मेरा। मको साहब बोले ओके बेटे, तेरे को तोलोलिंग की एडवांस मुबारकबाद है कि भाई तोलोलिंग पे झंडा गाड़ेगा तू। मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है। मको सर आशीर्वाद चाहिए और करने वाला तो भगवान है। तो सलूट मार के जनरल साहब को वहां से मैं चल देता हूँ और जाने के बाद मैं अपने साथियों से जाकर के मिल लेता हूँ। वहां जाकर के 12 जून को सुबह जब मैं उठा तो मैं भगवान को याद किया। मुझको मालिक आज शायद भगत सिंह की तरह अपना आखिरी दिन है, क्योंकि मौत को नजदीकी घूमती है ना लड़ाई के मैदान में। कभी इधर आती है, कभी इधर आती है, कभी यहाँ, कभी सिर पर, कभी टांगों की तरफ। मौत है बड़ी सुंदर होती है मैडम, में बहुत ही सुंदर होती है मौत। वो नजदीक आती है और फिर ऐसे नखरा करके चली जाती है। कई बार ऐसे युद्ध के मैदान में होता है और कई बार तो अपने आगोश में भी ले लेती है, तो वो सुंदर ही होती होगी। मैं तो ऐसे ही आइडिया लगा। तो मैं वहां से मेरे साथियों को बोला, मुझको दोस्तों अपन ऊपर चढ़ चुके और जनरल साहब ने ये झंडा दिया है और तोलोलिंग पे फहराना है। बोले शाबाश दिगेंदर, झंडा तो लिया है ना तू। बोले हाँ। बोले डंडा हम गाड़ देंगे सारे दुश्मनों को। बोले टेंशन मत कर तू। बोलो झंडा लिया जनरल साहब से तो गाड़ेंगे अपन। तो सारे साथी मेरे, तो उसी टाइम में गया तो मेरी टीम का रुख बदली कर रखा था, क्योंकि मेरी टीम में पहले मेरे से जूनियर आदमी थे और जैसे ही मैं नजदीक गया वहां तो बैठे हुए थे मेजर विवेक गुप्ता। मैं को सर आप तो चार्ली कंपनी कमांड करोगे। बोले नहीं, वो कर्नल एमपी रविंद्रनाथ कर रहे हैं चार्ली की कमांड, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
मगो सूबेदार भवरलाल साहब आप, बोले मैं तेरे साथ चलूंगा। सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं को ये क्या हो रही है साहब? तो बोलो सीएचएम यशवीर बोलता मैं भी तेरे साथ। हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया वो भी तेरे साथ बोलो। और नायक चमन, नायक सुरेंद्र, लेस नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर और एक मैं खुद नायक दिगेंद्र कुमार, हम सब के सब साथी। अब वो बोला कि तुम्हारे रस्सा से चढ़ना है, तो हम सब के सब 18 ग्रेनेड लिए। मेरे साथियों ने कोई 15, कोई 14, कोई 18, जितना गल सका उतना डाले ग्रेनेड। को पहाड़ी इलाका ग्रेनेड से लड़ाई जीती जा सकती है। तो वो जसवीर सीएचएम यशवीर बोलता दिगेंद्र, मैं को हाँ सर। बोले चूरमा ले चले ऊपर तोलोलिंग पर, सुबह खाएंगे क्या? मैं को नहीं यार, क्यों? मुझको जनरल साहब ने कहा कि सुबह का नाश्ता मैं लेके आऊंगा। तो जनरल साहब लेके आओगा तो चूरमा क्या जरूरत है, अभी खा ले यार। मुझको देख मर गए तो सुबह जरूरत है नहीं, और जिंदे रहे तो जनरल साहब ले आओगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं मुझको? तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है। फिर हमने चूरमा खाया और 12 जून की रात को 8:30 बजे उस भगवान को याद करके उस तोलोलिंग की फतेह करने के लिए हम चढ़ना शुरू कर दिया। मैं बोला मुझको दोस्तों फर्स्ट बैंकर को मैं बर्बाद करूंगा। तो वो बोला ये प्लान हमने बना ली पहले कि यार वहां तो हम रुक नहीं सकते, क्योंकि दुश्मन हमारे से 25 मीटर पर है और दुश्मन की जनसंख्या ज्यादा है, हम है कम। तो हमने सबने प्लान बनाई। गुप्ता बोलता दिगेंद्र तू जनरल साहब को बताई वो बात में, मुझे कुछ शक है। मुझको बोलो साहब। बोले यार मैं आपका शिष्य हूँ और होने के बावजूद भी। उसके बाद में हमने प्लान बनाई वहां तोलोलिंग पे 12 जून को सुबह से शाम तक। अगर यार देखो दिमाग है ना वो बराबर चलता है। अगर आप अच्छाई के काम में लगाओगे तो आपको अच्छाई का साथ देगा दिमाग। अगर आप बुराई के काम में लगाओगे तो वहां भी दिमाग काम देता है। ऐसे नहीं चोर के पास दिमाग नहीं होता, चोर के पास भी दिमाग होता है और पुलिस के पास भी दिमाग होता है, लेकिन उसका सोच है कि लगाना कहाँ है। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरे पास दिमाग है, उसको अच्छे कर्म में लगाऊं या बुरे कर्म में लगाऊं। तो वहां पर हमने दिमाग लगाया, सभी ने बैठ के 10 ने कि वो यार तोलोलिंग पे अगर यहाँ से अपने ऐसे चढ़ते हैं तो दुश्मन तो बिल्कुल नजदीक है, अगर वहां से वो हमारे ऊपर ताबड़तोड़ फायर करेगा तो क्या होगा। मतलब हम वहां रुक नहीं सकते, या तो नीचे जाएंगे तो 5-4 फीट पर जाके गिरेंगे तो हमारी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी हमारे घर वालों को नहीं मिलेंगे। तो बोले अब क्या। को सर मेरा एक खुद का आइडिया है, देखो मैं जनरल साहब को कुछ कहा था, सीओ साहब को कुछ कहा था, लेकिन अपने को करना क्या है, करना तो अपने को है ना। बोले हाँ, तो मुझको अपने पास में ग्रेनेड ले लो ज्यादा से ज्यादा और दुश्मन के बैंकर के बिल्कुल ऐसे गन लगी उसके नीचे घुस के और उसमें ग्रेनेड ठोकेंगे। तो अगर ठोकेंगे तो उनके मोर्चे में हमारे को जगह मिल सकती है और हम सेफ भी रह सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं। और जो खुद को सेफ नहीं रखा है वो आदमी फिर बात शहीद हो जाएंगे तो वह जीत कहां से मिलेगी। मर के किसी ने जंग जीती है क्या? आज तक इतिहास है कि जंग तो मार के जीती जाती है। अभी मेरे साथी बोले यार कोबरा तेरी प्लान में दम है। मुझको सर पहले बैंकर को मैं बर्बाद करूंगा। तो सुबेदार भवरलाल भाखर बोलता दूसरे को मैं, सीएचएम यशवीर सिंह बोलता तीसरे को मैं। फिर वो इतनी देर में हमारा कंपनी कमांडर बोलता है वाह वाह शाबाश राजपूतो जाटो, राजपूत और जाटो अपने तुम ही अकेले हो जो तोलोलिंग को उड़ाओगे, एक बैंकर तो मुझे भी दे दे मैं बढ़िया हूँ। मगर सर आप फौजी है बढ़िया नहीं है। तो बोला ठीक है मगर सर चौथा बैंकर आपका, और वैसे भी आप कंपनी कमांडर है बीच में अच्छे लगोगे। अरे बोले गुड 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 देखेंद्र अच्छी बात है। मगर चौथा बैंकर आप, पांचवा हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, छठा नायक चमन, सातवां वो। मतलब इस प्रकार से हम सब के सब 10 बैंकरों को मतलब एकदम टारगेट कर लिया। 10 बैंकरों में हम अंदर घुस के मारेंगे। तो बोले ये फायर कर रहा सुबेदार लांबा जो पीछे फायर बेस से फायर कर रहा है ना, तो इसको फायर को क्या करेगा। मुझको सर फायर इधर आ रहा अभी यहाँ पर पड़ रहा, तो इसको 1 मीटर ऊपर कर देंगे ऐसे और फायर के नीचे से घुस जाएंगे। तो बोले फायर बेस कमांडर से बात कर, मैं कोबरा कोबरा फॉर लंदन लंदन ओवर। वो बोलता है बोल भाई क्या है, वो राजस्थान का था। तो मुझको सर मैं बरसिगो। तो बोले बाजरा उड़वाना है। मुझको हाँ।
बोले कि कैसा बुरा होगा, मुझको एक हथेली ऊपर और दे। यानी कि जो हल होता है ना किसान का, वो जमीन से 1 मीटर के ऊपर उसको हाथ में पकड़ने वाली वो होती है, उसको ये हथेली बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो वो 1 मीटर होती है, मुझको 1 मीटर को ऊपर कर दे। तो उसने फायर को 1 मीटर यहाँ से ऊपर कर दिया। हम 10 के 10 साथी यहाँ से सांप की तरह रेंगते हुए और तोलोलिंग के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। उसके बाद में मेरा बैंकर तो सामने था और मेरे साथियों को आगे। तो मैं पहले थोड़ा सिलोर यार उनको बोला, मुझको चलो आगे आगे, ऐसे इशारा करते, ऐसे हाथ का इशारा करे। ऊपर से फायर और मिसाइल टकरा रही थी। कभी रोशनी हो तो सब कुछ दिखे और नहीं तो खुद की आंगली भी नहीं दिखाई दे। तो काली रात थी, 12 जून की बात थी वो, तोलोलिंग की बात थी। तो उस जगह पे मैं अपने साथी थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे बढ़े, ऐसे आगे की तरफ जाने से मैं अपनी तरफ मैं भी बढ़ना शुरू किया अपने तो आगे, और काले काले पत्थरों को पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस हाथ में AK-47 थी और ये हाथ खाली था मेरा। और मैं जैसे ही वो काला काला पत्थर दिखाई दिया उसके ऊपर ऐसे हाथ मारा, तो वो दुश्मन का लूप होल था जिसमें ऐसे गन लगी हुई थी। मैंने उसमें ऐसे हाथ मारा, मारते उसकी गन मेरे हाथ में आ गई और मेरे के अंदर धोखा। मैंने अपनी तरफ जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया। पहली गोली मेरी यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी यहाँ पर। ये देखो इस जगह पर ये पूरा फटा हुआ है ना। हाँ हाँ, जरा जी गहराई जी से, हाँ। जी, हाँ दिख रहा है जी। ये 1 हाँ 2 3 गोली यहाँ लगी। तो ये गोली लगते 2 गोली मेरे AK-47 में लगी, वो भी हाथ से छूट गई। हे 3 गोली यहाँ भगवान। लगी, दो गोली AK-47 में लगी, वो भी छूट गई। मैं बोला मुझे हे भगवान, तने एक योद्धा का हथियार खोस लिया। वहां पर भगवान तो अंदर ही होता है ना। भगवान बोलता है जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं भी नहीं करता। मुझे ये बात पक्की है। बोला मुझे ठीक है, ओके, जय हिंद बोलता तेरे को। और ग्रेनेड निकाला और पिन काटी और पिन काटते अंदर दाखिल कर दिया ऐसे। वो ग्रेनेड को अंदर पिन काट दी, अंदर जहां से वो लूप होल था ना उसको ऐसे चेक करते हुए अंदर ठोक दिया। वो पत्थर इतनी मोटी दीवार थी पत्थरों के बीच में, उस दीवार के पल्ली साइड में ठोका, दीवार के सारे लेट का बड़ाम जो फटा। अंदर से आवाज आई अल्लाह अकबर, कापुर काटे। वो मरा तो है चाहे एक भी मरा होगा, वो मरा है चाहे एक भी मरा हो, खुश होगा कि हमने दुश्मन को मार के मरे। फिर मैंने ऐसे हाथ मारा तो यहाँ खूना की पिचकारी बह रही थी और ये गुठा तो था ही नहीं। मैंने फर्स्ट एड निकाला और वो पत्थर मेरे पे पड़े हुए थे उनमें से निकला बाहर और इसको फर्स्ट एड को ऐसे करा बंद, इसको बंद करा खून को और इसका पट्टी करी आराम से। और जब मैं इस बैंकर को उड़ा दिया तो उनका मेजर अनवर खान बोलता है याली दुश्मन का हमला हो चुका है, साथियों आगे बढ़ो, काफिरों को चुक चुक के मारो। वो तो बोलते याली, अपने वाले बोलते बोल बजरंग बली, बोला राजा रामचंद्र की जय। सपरे शुरू होगी। और मेरे 9 साथियों ने उनके 30 आदमी जो हमलावर पीछे रखते थे ना, उनको 30 को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन आज 22 साल बाद भी दुख वही आगे मेरा एक भी साथी मुझे आज इस डिबेट में नहीं मिला। अगर आज उनमें से एक भी होता तो वो भी महावीर चक्र या परमवीर चक्र होता जो यहाँ मतलब जिंदा होता, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मिला मुझे। और वो एक एक करके मुझे सुबह 4 बजे तक हमेशा के लिए भारत माँ को अलविदा कह के चले गए। तो ये सबसे बड़ा दुख है आज भी, और जब तक सांस रहेगी जब तक भी रहेगा। अभी उन्होंने तो ये बोला यार ली अपने वाला बोल बजरंग बली, और मैं उनकी जो 29 UMG लगी हुई थी तोलोलिंग पर, कितनी 29 UMG यूनिवर्सल मशीन गन पाकिस्तान की, जो अपने जो चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी के ऊपर फायर कर रहे थे। अब वहां बटालियन कमांडर 400 मीटर पर बोलता है कोबरा पोजीशन बता कोबरा। तो मैं वायरलेस सेट मेरा बंद कर दिया क्योंकि मुझे मेजर अनवर खान ऊपर से मुझे गाली गलौज कर रहा था। वो ये कह रहा था हिंदुस्तानी कोबरा तुझे 95 में नहीं मारा, तूने एक का बदला 16 सिर काटे थे मेरी बटालियन का। मेरी वही 5 नॉर्दर्न लाइटनिंग बटालियन है, तेरे उतने ही टुकड़े करूंगा जितना तू सिर काट के ले आया था। मगर और जोड़ ले यार, मगर और जोड़ ले, कितना सिर काट कितने टुकड़े करने हैं याद कर ले। मगर सिर काटने का नाम उसने लिया और मेरे याद आ गई।
जान मांगी कि हम वो इसका सिर काटेंगे अपने। और ऐसे करते करते सुबह तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए, उनमें ग्रेनेड ठोकूं और अंदर से आवाज आई या अल्लाहू अकबर, कापर काटे तो मरे तो है भाई बेटा, चाहे एक भी मरो। ऐसे सुबह तक। और वो मेजर अनवर खान मुझे गाली दे, आए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल, तो मैं के कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा। और उसके बाद में पीछे गया, और पीछे जाने के बाद में मेरा एक साथी नायक बच्चन शेख, जिसके सिर में गोली लगी, वो बोलता है कोबरा सर एलएमजी ले लो, कोबरा सर एलएमजी ले लो। तो मैंने उसकी एलएमजी लिए, मेरे ग्रेनेड खत्म हो चुके थे, मेरे पास एक पिस्टल, एक कमांडो टाइगर था, इतना बड़ा चक्कू जो साइनाइड में भिगोया होता है, जो आदमी को टच करते ही ना मराठी बोले ना हिंदी बोले ना अंग्रेजी, ऊपर ही चला जाता है। ये लेने के बाद में वो मेरे साथी की एलएमजी ली मैंने, और एलएमजी लेने के बाद वो अन्वेषण ली 750 गोली, और वो मेजर अनवर खान 2 एचएमजी से फायर कर रहा था, उसके पीछे चढ़ा मैं। और मैं बोलो मेजर अनवर खान समार, बहुत देर हो गाली काटता है, तू कितने टूक करेगा, देख अब तेरी छलनी मैं करता हूँ। तो हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, संभाल। और मैंने जैसे फायर किया, उसने अपनी पिस्टल काटी, 10 गोली मारी, जो मेरे यहाँ लगी, लेफ्ट पैर के मतलब बेल्ट की लाइन में लगी, और मेरी गोली लगी जो फायर हुई वो उसके पिस्टल में लगी, हाथ में लगी, वो भी छूट गई। अब वो मेरे पे सीधी डाई मारता है, सीधा ही सीधी। अब अली उस दिन तेरे को बख्श दिया, आज नहीं छोड़ूंगा, बोले आज तेरे टुकड़े करूंगा। वो तो याली बोले, और मैंने यहाँ से उसका टेटुआ पकड़ा सीधा ही। ये इसको मराठी में क्या कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मराठी में नरड नरड कहते हैं, नरड। अच्छा अच्छा अच्छा। नरडीचा घोट घेतला, महाबलीने नरडीचा घोट घेतला। हाँ, वो राजस्थानी में तो इसको बोला टेटुआ बोलते हैं, टेटुआ टेटवा टेटवा। हाँ, टेटुआ पकड़ लिया मैंने ऐसे बाटी की तरह, वो टेटुआ पकड़ा, वो गटर गटर करे। आप बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मैं क्यों बारात में आया, छोड़ दूं तुझे, रिश्तेदारी में आया क्या, बारात में आया हुआ है। तो वो गद्दम पट्टी होता है, मेरे हाथ से छूट गया, छूटते मैंने कमांडो टाइगर लिया, और उसका यहाँ से बाल पकड़ा, और उसकी गर्दन में बैठाया गच, और वो बोले आ अब जा, और उसकी मुंडी काटी, मुंडी काट के ने भारत माता की जय बोलता। जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी फोटो आ गई, वो दाढ़ी वाली, और वो फोटो की वजह से मतलब क्या हुआ आगे वो भारत सरकार जानती है, वो क्या क्या बात हुई होंगी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे को जनरल मलिक साहब ने ये कहा था, बेटा तेरी अमेरिकी सैटेलाइट की फोटो की वजह से तुझे लाइव महावीर चक्र दिया जाता है, ये याद रखना। बस इतना ही बताता हूँ तेरे को, आगे कुछ नहीं पूछना मेरे को। धन्यवाद साहब। उसके बाद में मैं अपना तिरंगा झंडा लिया, और वो झंडा राइफल के बैनेट में डाला, और डालने के बाद वो मेजर अनवर खान का धड़ कटाया था, उसको एक पत्थर का सहारा लगाया, और लगाने बाद धड़ में ऐसा कैसा वो ऐसे काट दिया, वो झंडा वो बैनेट ठेठ धरती में टिका, और तिरंगा झंडा फहरा दिया। जो कारगिल विजय दिवस का पहला झंडा आपने कभी ऐसे देखा होगा ना, वो ऐसे वो इसी हाथ में था, वो तोलोलिंग पे, जो हर जगह आप वीडियो में हर लोग लगाते हैं, वो दाढ़ी वाला जवान इस साइड में ऐसे इस हाथ को ऐसे पकड़े हुए, और ऐसे झंडा को पकड़े हुए ऐसे खड़ा वो जवान, यही था वो खोपड़िया। ये मतलब उस महल को देखने से पता चला ये खंडार पहले काफी सुंदर था। तो उस जगह पे तोलोलिंग के ऊपर वो झंडा गाड़ा, मेरे सीओ साहब आए, आते मेरे को, मैं भारत माता से बोल रहा था, उसने आते मेरे को शाबाशी दी, बोले शाबाश मेरे बेटे, हिंदुस्तान की पहली विक्ट्री यानी कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट तुझे मुबारक हो मेरे बच्चे, आज कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला सिरे झंडा गाड़ दिया मेरे बच्चे अपनी बटालियन ने। और पूरी बटालियन पूरे जवानों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, और विशेषकर तेरे को धन्य हो, तेरे माँ बाप बेटा ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई है, शाबाश। तो इतनी देर में मेरे एक साथी था हौलदार, मतलब गजराज, और हौलदार गजराज सिंह, और एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी था हमारा, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, वो बोलता साहब दिगेंद्र बहुत बुरी तरह से जख्मी है। बोले क्या बात कर रहा है, बोले ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसके गोली नहीं लगी। तो सीओ साहब ने जैसे मेरे बात भरी तो पिचकारी लागी खून आगी, और बोले बेटा तू तो बुरी तरह से जख्मी है। बोलो साहब मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है। तो बोले अभी इनको उठाओ नीचे लाओ। बोलो ठीक है साहब। वो नीचे लाए, और जैसे ही श्रीनगर हॉस्पिटल में आया तो देश का प्रधानमंत्री को मेरे 3 थप्पी मार के उस स्टेज पर बोलता है, वारे मेरे कलयुग के कर्णबली,
तने 48 मारे हैं। मुझे हैं, हाँ बोलो तू कलयुग का भीम है मेरे बेटे, तने 48 मारे हैं, आप सेंचुरी में 2 की कमी अभी तक नोट आउट है। मुझे ये बात भी है क्या? मगर हाँ, मुझे सर मुझे तो पता ही नहीं। और उसके बाद में मेरे को वहां से श्रीनगर में मेरे गोली नहीं निकल पाई, फिर मेरे सीधा पूना हॉस्पिटल में ले गया, वहां मेरा 6 महीने इलाज चला। और 14 अगस्त 1999 को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मेरे को कहता है कि बेटे तुझे महावीर चक्र से नवाजा गया है। उस दिन तो नाश्ता नहीं दिया तोलो लिंक पे तेरा, क्योंकि वहां तो मिला नहीं। हाँ मगर सर मैं हॉस्पिटल में था, आप हॉस्पिटल आ जाते, फिर वो लड़ाई कौन लड़ता। अच्छा मगर ये बात है, लड़ो लड़ो मो साहब। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को 14 अगस्त को मिठाई खिला करके मुबारकबाद दी। और कारगिल युद्ध का मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मेरी बटालियन अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि मेरी बटालियन ने जितना तगड़ा काम कारगिल में किया वो इतिहास गवाह है। कि सबसे पहले मेरी बटालियन ने टर्निंग पॉइंट ऑफ द कारगिल वार के नाम से जानते हैं, पहली विक्ट्री ऑफ द कारगिल वार, पहली जीत का पहले श्रेय टू राजदेव के नाम लिखा गया है। और मुझे गर्व है अपनी बटालियन पे और अपने देश पे और अपने हिंदुस्तान पे मुझे गर्व है कि हमने वो जीत दिलाई। और कारगिल विजय दिवस आज 22 साल हो चुके, आज पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। पूरे देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि मौत तो दिल्ली मरते यारो, मौत तो दिल्ली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, जिसको जमाना याद करे यारो। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर वीर टेस्ट ले सकता है, कायर नहीं ले सकता। अगर मेरे यूथ जवानों को बच्चियों को यह कहना चाहता हूं कि नहीं, जिल्लत की जिंदगी से तो मरना अच्छा है, बहादुरी का पल 1 सेकंड भी मिलता है तो वो सौभाग्य अपना। अपने पूरे देशवासियों को 22वें गणतंत्र कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता के सभी पूत और सपूतों को भी धन्यवाद। और कपूतों को तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो तो अपनी बात रखेंगे, वो तो कुछ भी कहते हैं, कोई सबूत मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। फौजी के साथ में मैं पूरे देशवासियों ये कहता हूँ कि यार फौज पर राजनीति मत करो और किसी पे कर लो यारो। और बहुत है मुद्दे, ये फौज एक बॉर्डर का सिपाही जब बॉर्डर पर जाता है तो अपने घर से जब वर्दी पहन के निकलता है तो सबसे पहले उसके बाप के चरण याद आते हैं, उसके बाप का हाथ आता है। अरे उस औरत को देखता है, वो ऐसे ऐसे जब सारी दुनिया उजड़ जाती है, ऐसे घर से निकलती है तो जाता है तो बच्चों को तरफ ऐसे हाथ करता ही रहता है कि मेरे बच्चों खुश रहना, फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये कहते हुए अपने देश के लिए जाता है। आज भी बॉर्डर पे 2.5 लाख फौजी ग्लेशियर से लेकर के कच्छ की पहाड़ी तक और वो आसाम से लेकर के चाइना बॉर्डर तक कई लाखों फौजी आज अपने बच्चों को छोड़ के वहां आए हुए हैं। तो मैं देश के हर एक नागरिक से ये कहता हूँ कि फौजी कुछ नहीं मांगता यारो, फौजी को मेडल दे के बुला देते हैं यारो, लेकिन देते कुछ नहीं है। एक खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी ओलंपिक में सबके सब मेडल लेके आए। मैं सबसे ये दुआ करता हूँ, देश उन खिलाड़ियों के लिए दुआ मांगो कि हमारे बच्चे फर्स्ट 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 और फर्स्ट होकर आए और गोल्ड मेडल लेके आए। ये हमारी दुआ है सभी खिलाड़ियों को, मेरी तरफ से भी यही है। और देश से कहता हूँ कि आप अपनी इन फौजी प्यारियों को कुछ नहीं चाहिए, एक सिर्फ जय हिंद बोल दो और जय हिंदी बुला दो, इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। फौजी को प्यार करना सीखो, प्यार अपने आप मिलेगा। इस देश के कण कण में प्यार भरा है, बूंद बूंद में आपको प्यार मिलेगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे करके 3 बार भारत माता की जय बोलते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुना के लिए, पुना आपके लिए, जी जी जी, पुना आपके लिए एक पुनर्जन्म भूमि है। हम पुना में आपका पुनर्जन्म मनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और आप अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 22 साल के हो चुके हैं। हाँ ये तो है, अब हमारी उम्र 22 साल हुई है। हाँ, पुना में आपका पुनर्जन्म हुआ है और हम चाहते हैं कि आप पुना में आ जाए और हमारी बेटी नम्रता, नमिता, समता, हाँ समता,
हाँ नमिता के लिए। उसका नाम है समिता। समिता, समिता। समिता जी। हाँ। हाँ, समिता नाम है अभी उनका। वो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और जी जी अच्छे जी जी हम जी जी। हमारे क्योंकि कोर्सेज। राजस्थान सरकार तो अनुकंपा के अंदर नौकरी दे नहीं रही बिटिया को। वो बोलते हैं कि आपको चपड़ासी की नौकरी देंगे, एक महावीर चक्कर और चपड़ासी के बच्चे नौकरी करेंगे। ये तो गड़बड़ है ना। कम से कम एक अधिकारी की रैंक तो दो छोटी सी। तो वो हमने अप्लाई किया हुआ था कि भाई हमारी बेटी को एक इंस्पेक्टर की जगह ड्यूटी दी जाए, वो बहुत बढ़िया ड्यूटी करके दिखाएगी, स्पोर्ट्समैन भी है। लेकिन वो फाइल चल रही है कागजों में 2-3 साल से, हम भी चक्कर काट रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या करें। और कोई भी आदमी होता है उसको दे देते नौकरी। एक लड़की ने कोई बस के अंदर डाकू को पकड़वा दिया पुलिस को, तो उसको तो एसआई बना दिया सीधा ही। और मैं महावीर चक्कर, मुझे कुछ नहीं दे रहे। ये मैं अपने मेडल को देख के बोलता हूँ कि मेडल तू बैठा रहे, यहीं तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सरकार गुंड और बदमाशों की है। भगत आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा, और जमाना है बिल्कुल बेढंगा। सारी दुनिया भर के अंदर आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। अरे पाप के पश्चात कहीं नहीं पश्चाताप हुआ, कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ। क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए बहनों या मिनिस्टर खुद आप हुआ। होकर के मजलूम वो लमड़दार तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुई दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा। कैसी लगी कविता रत्ना जी? जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपके पिताजी कविता करते थे, आप भी कविता कर रहे हैं और कम शब्दों में बहुत सही बात कह दी आपने। जी जी तो जी जी। तो जी हम सभी देशवासियों को एक बार फिर उन्हें कारगिल दिवस को ऐसे मनाते रहे। एक दिन मैं जीवते जी इसको दीपावली और दशहरा की तरह मनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उनके शहीदों के बच्चों को ये खुशी होगी कि आज हमारे पिताओं को ये पूरा देश याद करता है। बस इतना ही चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। जिनके गोली लगी हुई है वो भी खुश हो जाते हैं सैनिक, यार आज देश हमारे को याद तो कर रहा है कि हमने कारगिल में विजय दिलाई थी। विजय दिलाने वाले योद्धाओं को भी मैं, बहुत से मेरे साथी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, उन सभी साथियों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों खुश रहो और खुश रहने दो। और अपने देशवासियों पर हमेशा याद एक मिसाल बन के रहो। अगर लड़ाई के मैदान में थे तब भी मिसाल थे और आज भी मिसाल बन के रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, उनको याद जरूर करो जिन्होंने गोली खाई, अपने हाथ खो दिए, टांग खो दी नहीं। किसका जबाड़ा में गोली लगी, किसी के पेट में गोली लगी हुई है। वो 2 रोटी खाता था, आजकल एक ही खाता है, क्योंकि पेट में गोली है ना, तो गोली खाएगा बेचारा, वो कहाँ खाए। तो इसलिए मैं बोलूं क्या अभी? हाँ आप बोल सकते हैं सर, खुद हाँ, गोली पीठ में लगी, गले में लगी, पापा जी के लगी, सब पे लगी। आप गोली खाने वाले हैं सब में। आपने पूरे जो है ना पुरखों से लेकर अभी आपका छोटा बच्चा अभी बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको भी गोली लगी है। हाँ वो पंजे में सुबह मेरे को हरा दिया उसने। पंजा मिलाया था उसे मैं सुबह, पापा पंजा मिलाते हैं मजा। नहीं मैं देखिए बात टालो मत। ऐसा है कि बच्चे को गोली लगी और सीने से आर पार हो गई थी, उसको यहाँ लगी, यहाँ से निकल गई। हाँ, आप तौलिया छोड़ के वैसे ही गए थे ना। यस 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 यस। क्या कि ममता होती है ना, वो बहुत ज्यादा, ममता के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। मैं मरीर माया मरीर, मर मर गया शरीर। अरे ममता बिना भाई कुछ नहीं है। वैसा फकीर का फकीर, फकीर का फकीर, शरीर का शरीर। गोली हो गई आर पार, सीना हो गया चीर पार, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ होना भी नहीं। क्योंकि वो जब पैदा हुआ, जब मुझे महावीर चक्कर मिला, इसलिए उसका नाम मैंने महावीर रख दिया। और वो भी पूना की धरती का, ये इंडियन एक्सप्रेस में था कि आई नेम्ड माय सन महावीर। ये कटिंग है पूना की मेरे पास आज भी। तो वो महावीर है, तो महावीरों का भगवान इमारती है। और महावीर के गोली लगने बाद में डॉक्टर के पास गए हम एमएच में जयपुर। तो वो डॉक्टर बोलता बेटा तू तो मर्द का बच्चा है। बोले हाँ सर। तो बोले मर्द का दर्द नहीं होता। बोले मर्द का दर्द तो नहीं होता। बोले डॉक्टर साहब दर्द तो होता है, चाहे मर्द हो चाहे ना मर्द हो, दर्द तो एक होता है।
क्योंकि खानदानी हाँ। परंपरा है, और आपकी एक गोली एक दुश्मन, हेड शॉट, बिल्कुल ठका, बिल्कुल। सीने हेड पे, शूट दिया था। नाक पे, हेड शूट पे, ये आपने कर बिल्कुल। दिया। लेकिन यहाँ उसी, गोली। हाँ हाँ, अभी वहां से नीचे नाक पे आ जाइए, वहीं पे आपका हाँ, निशाना, टुट्टी या पे आ जाइए, वहीं पे निशाना, सीने पे आ जाइए, और बिल्कुल नीचे बच्चे को वहां से ही गोली लगी और आर पार गई, लेकिन ना ना, चेक यस, कुछ भी नहीं हुआ। नो डैमेज बताया डॉक्टर ने, बोले को महावीर का क्या बिगाड़ेगी गोली हमें, भगवान साथ है मुंह मेरे। नहीं, आप है ना, ऐसा कहते हैं ना मराठी में, जो कहते हैं ना कि जे पेरते ते उगवते, बोल लेते ऐसे हाँ, उत्तर येते, मतलब जो आप, पूत का पग पालने में दिख जाता है। हाँ, आपने दुश्मन के लिए गोलियां टकाटक 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 करी, उनमें से किसी के इसमें ऐसा होगी यार, जिन्होंने मारा है उसको भी एक गोली हम दे देंगे वापस, एक गोली एक दुश्मन, लेकिन हम तो दुश्मन के लिए उनका जवाब दे रहे थे। हम लोग धर्म के, देव देश धर्म के बारे में जी रहे थे, लेकिन ठीक है, छोटी सी उनके पास से एक मांग भगवान ने भी मंजूर कर दी, और एक गोली अपने से आ गई, बच्चे के सिर से आर पार हो गई, लेकिन इंटैक्ट बच्चा आज तक है, और उसकी शादी हो गई है, और शादी नहीं के नहीं नहीं, बाद, उसकी शादी नहीं हुई है, वो हाँ, बिल्कुल कुंवारा है, बच्चा है, और शादी अभी करना नहीं चाहता। वो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और उसको इंडिया टीम में सिलेक्शन करवाना है। अभी वो मेहनत कर रहा है पूरी तरह से, बोला मैं डिजर्व करता हूँ इंडिया टीम में पापा। तो मुझको ठीक है बेटा, डिजर्व करता है तो तेरी भगवान सुनेगा। मैं तो बगैर सिफारिश के पूछा था वहां लड़ाई में, तू भी बगैर सिफारिश के पूछ जा इंडिया टीम में। हाँ, अरे वाह वाह, फिर उसकी शादी के लड्डू हमारे पास। नहीं नहीं, वो महावीर की शादी में आप सभी को बुलाऊंगा जयपुर में, और नहीं तो वहां चलो। तो मैं आज क्या ये से प्रोग्राम का 22वां कारगिल विजय दिवस पर रत्ना जी दही वेलकर, रत्ना जी आप तो रत्नों के भंडार हैं, पूना में आप बसते हो, तो आपको, आपकी पूरी टीम, प्रताप भोसले जी को, राजकुमार जी को, और आपकी तमाम टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और कारगिल विजय दिवस ऐसे ही मनाते रहो आप, और बच्चों को सुनाते रहो। मैं एक बार पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मातरम, जय हिंद, जय माता दी। जय माता दी। ये सब सुनकर बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। जो बता रहे हैं उन्होंने खुद वो काम किया है, कैसा हुआ होगा ये सब, मीन्स हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। उनके बारे में क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद से हार गया तो बात अलग है, इस तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं है। खुद से हार गया तो बात अलग है, इस तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। और मुसीबतों से कह दो अपनी स्पीड बढ़ा ले, और मुसीबतों से कह दो अपनी स्पीड बढ़ा ले, अगर मैं निकल पड़ा तो रुकने वाला नहीं हूं। ये पंक्तियां बिल्कुल नायक दिगेंद्र कुमार जी के लिए बिल्कुल फिट होती है। ये ऐसे ही ये नायक दिगेंद्र कुमार आर्मी के अपनी पूरी सेवा काल में कभी नहीं रुके, उन्होंने कभी हार नहीं देखी, बस जीत ही देखी है। देखिए ना, फौजी भी कमाल होते हैं, फौजी भी कमाल होते हैं। जेब में छोटे बटुए में परिवार, और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। सेना में भारतीय सैनिकों ने बहादुरी की मिसालें पेश की, जिसमें भारतीय सेना को विश्व की श्रेष्ठतम सेना का दर्जा प्राप्त होता है। आज उन्हीं में से एक महाबली फौजी, जिन्होंने कारगिल की जंग में बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, तो हम जैसे हर एक नागरिक का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हम उनके लिए, हम उनके परिवार के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
कर ही सकते हैं। इनके ऊपर 4 से भी ज्यादा हिंदी फिल्में बनी हैं और मुझे लगता है कि इनकी फिल्में देखकर, इनके आज वो खुद बता रहे हैं, उनका पराक्रम देखकर अपने भारत का बच्चा बच्चा देश सेवा से, देश प्रेम से प्रेरित होता रहे। और ये जिम्मेदारी हम सब की है कि उन्हें ये प्रेरणा मिले और वो आर्मी की तरफ, आर्मी के लिए वो ज्वाइन होने के लिए उत्साहित रहे और उस हिसाब से वो बचपन से ही काम करने लगे। जैसा कि हमने आज दिगेंद्र कुमार जी का बचपन से उनका सुना है सब कुछ। तो एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में कोई फौजी नहीं बन पाता। तो बचपन से ही उन पर वो संस्कार करने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम भी ये प्रयास करें और उनके साथ जुड़े और उनका जो काम है वो हम उनका और उनके जैसे जो भी फौजी है जिन्होंने ये सब इतना बड़ा बड़ा काम किया है, में विजयी होकर विजय प्राप्त कराया है हमारे देश के लिए। तो इन सभी फौजी भाइयों के लिए हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ये प्रेरित करें। उनका जो काम है वो सब जितने भी नागरिक है, बच्चे हैं, उन तक हम वो काम उनका पहुंचाया जाए। बस यही आज का एक छोटा सा मेरा अभी प्रयास था और मेरा अभी बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज खुद उनसे मैं मुलाकात कर पाई, उनसे बातचीत कर पाई। तो आज हम सब ने उन्हें नहीं सुना है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। बिल्कुल सीधे हैं, ना नहीं कही उन्होंने। सिर्फ वो अभी कारगिल दिवस है कि उस वजह से वो प्रोग्राम में बिजी थे, फिर भी उन्होंने हमें वक्त दिया और उन तक पहुंचने के लिए और इस प्रोग्राम के लिए हमें मार्गदर्शन किया। मेजर प्रताप राव भोसले जी ने, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने इस प्रोग्राम को सराहा है, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं और ऐसा भी आगे करती रहूंगी और आपके सामने ऐसे ही महान रियल हीरोज को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। बस आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे चाहिए जो आप देते हैं हमेशा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज फिर से एक बार आप सभी को कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिल से आभार। धन्यवाद।